स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घर से एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ध्यान रखनी है और किस तरीके से पूरी बिजनेस बनती है या बिगड़ सकती है। ये सारे सब कुछ के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना होता है कि सर क्या मैं फ्री में कुछ शुरू कर सकता हूँ बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, ऐसे कोई भी बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली बिना पैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो फिर कोई झोल है या गलत बता रहा है। तो चलो डीप में जाते हैं, समझते हैं, फिर बाद में हम बात करेंगे। थोड़ी अगर आप मोबाइल में वगैरह कुछ देख रहे हो तो आपको शायद थोड़ी छोटी लग रही होगी, मगर सिस्टम में वगैरह अगर आप देख पाओगे तो फिर ये ठीक लगेगा। तो थोड़ा देख लीजिए, जैसे भी आपका फ़ोन में या जूम वगैरह करके आप देख सकते हो। तो पहली चीज़ एक्सपोर्ट बिजनेस में फाउंडेशन वाली जो चीज़ होती है वो होता है आपका स्किल्स। आपका कितना किसी के बारे में ज्ञान है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बोलने की ढंग हो गई, क्या तरीके से आप किसी को समझा सकते हो कि नहीं समझा सकते हो, राइट। तो उसके ऊपर आपका बिजनेस पूरा टिका रहता है। तो यहाँ पे मेन होता है आपका प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको बिना बोले भी आपका मटेरियल बिक सकता है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, फिर उसको मुश्किल से बेचना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका कम्युनिकेशन तो ठीक होना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन भी ठीक नहीं है, प्रोडक्ट में भी दम नहीं है, तो फिर ये कोई एक्सपोर्ट बिजनेस बनेगा नहीं। तो उतना थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या आपको शुरू करना है, किन लोगों को शुरू कर सकते हैं। एक तो आप छोटे मैन्युफैक्चर हो, ट्रेडर हो, होम वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी शुरू कर सकता है। बस इतना होना चाहिए कि +18 आपका उम्र होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में उतर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन वगैरह +18 के ऊपर आपका मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आपको अगर एक्सपोर्ट बिजनेस में काम करना है तो मेनली क्या होता है ना कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स आज के टाइम पे इंसेंटिव्स भी है और लो एंट्री बैरियर्स हैं। तो आप यहाँ पे बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ना देखो, एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप डोमेस्टिक में नहीं बेचोगे। आप डोमेस्टिक में तो बेच ही सकते हो, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसेस वगैरह लगेंगे उसमें डोमेस्टिक में भी आपको काम करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। आपके पास ये रहेगा कि लोकल में भी बेचो, डोमेस्टिक में भी बेचो। मतलब मैं लोकल मतलब अपने गांव शहर में बेच सकते हो, फिर पूरी इंडिया में बेच सकते हो, फिर दुनिया में पूरा बेच सकते हो। उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। अभी देखो, इंडिया में जब बेचोगे तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कुछ नहीं देगा, क्योंकि इंडिया को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी फायदा कुछ नहीं होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी इंसेंटिव्स मिलती है एज ए एक्सपोर्ट। तो आपको ये देखना है कि एक्सपोर्ट में जितने भी बेनिफिट मिलते हैं ना, तो ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, और इसके लिए ही हम लोग एक्सपोर्ट में काम करते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखो ना, 1 रुपए के सामने 1 रुपए ही आपको मिलेगी, राइट, इंडिया में तो इससे ज़्यादा तो नहीं मिलने वाला। मगर एक यूएसडी के सामने, क्योंकि मेहनत तो इतनी ही लगने वाली है, एक यूएसडी के सामने 89 रुपीज़ लगेगी। तो वो भी आपको देख लो कि फ़र्क कितने का हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेहनत कम लगेगी, कि मेहनत तो उतनी ही लगेगा, क्योंकि बेचना तो एंड ऑफ द डे वही है कि क्या प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया, उसी के ऊपर आप मार्केटिंग करोगे, बायर को ढूंढोगे, बायर को बताओगे, फिर बायर डील क्लोज करोगे। तो इतना मेहनत तो आपको इधर भी करनी है, उधर भी करनी है। तो एक्स्ट्रा पैसे अगर मिल सकते हैं तो क्यों नहीं। तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा, घर से ही शुरू कर सकते हो यार, आप अपने लैपटॉप और इंटरनेट और अपना फ़ोन लेके ही काम शुरू कर सकते हो। इसमें इसके क्या होता है ना, शुरू करने में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, मगर जाते जाते जब बायर एक्विजिशन की बात आती है ना, तो वहाँ के आपको ज़रूर पैसे लगने वाला है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, काफ़ी लोगों को मैंने सुना हुआ भी है, काफ़ी लोग बोलते भी हैं, सर क्या मैं बिना पैसे शुरू कर सकता हूँ। देखो, बिना पैसे तो कुछ शुरू नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आपके पास घर है तो ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो ठीक है, अगर आपके पास फ़ोन है ठीक है, अगर उसमें आईएसडी कॉलिंग है तो ठीक है, और अगर इसका बिल आता है तो उसका मैं पे कर सकता हूँ तो ठीक है, तो फिर आप काम शुरू कर सकते हो। नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो सीधा सीधा इधर तो 1 लाख का खर्चा आ ही जाता है, फ़ोन का खर्चा 1-1 लाख के ऊपर आता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या हिसाब है, क्या हिसाब किताब लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। अगर घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, तो फिर उसका खर्चा आपको डालना पड़ेगा। अभी कोई भी मैं ये बोलूँ कि ये फ्री में कुछ भी शुरू हो सकता है तो नहीं होता है, क्योंकि पहले तो ये तो ठीक है, ये तो इसको तो हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक कॉस्ट है। मगर आगे आने वाले जो कॉस्ट होते हैं उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे ग्लोबल डिमांड, प्रोडक्ट ऐसे पे उठाओ जिसमें ग्लोबल डिमांड हो और हाई मार्जिन हो। अगर दोनों नहीं है तो फिर ये एक्सपोर्ट ही नहीं कहलाया जाएगा, ये तो लॉस में आप बिजनेस उठा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो लीगल रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए।
तो लीगल रजिस्ट्रेशन में पहली चीज़ आती है कंपनी फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे मुंह उठा के मैं कुछ भी कोरियर नहीं कर सकता, किधर भी मैं चाहूँ कोरियर कर दूँ, किसी को मैं कुछ भी बेच के मैं पैसे ले लूँ, ऐसा नहीं होता है इंटरनेशनल में। जो भी है तरीका है, आपको पहले कंपनी होना चाहिए, भले वो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, कुछ भी हो। मेरे एडवाइस में प्रोप्राइटरशिप शुरू करो अगर आप शुरुआत में 10-15 हज़ार में काम शुरू करना चाहते हो, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपको फ्री में कुछ नहीं शुरू कर सकते। 15-10-20 हज़ार तो कंपनी शुरू करने में लग जाएगी। लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या क्या लेनी पड़ेगी, एक तो पहले जीएसटी करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आईसी लेनी पड़ेगी, फिर आइस गेट लेना पड़ेगा, फिर एमएसएमई लेनी पड़ेगी, फिर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आरसीएमसी लेना पड़ेगा, फिर बाद में आपका प्रोप्राइटरशिप शुरू होगा। तो फिर उसके बाद आता है कि सारी जो बेसिक चीज़ें होती है वो उनके सारी खर्चे आएंगे। तो अभी कुल मिला के आप देखो प्रोप्राइटरशिप का अगर मैं बोलूँ, प्रोप्राइटरशिप जीएसटी लगता है, अगर वो भी मान के चलो 2000 में कोई करके दे सकता है, आइस गेट 500 में कोई करके दे सकता है, या ये भी 2000 मान के चलो। फिर आइस गेट का रजिस्ट्रेशन करीब करीब ये भी 6000 आप पकड़ के चल सकते हो। उद्यम ये अगर कोई पहचान का है तो सस्ते में कर देगा, और इसका भी 2000 मान के चलो। तो कुल मिला के 10-20 हज़ार का खर्चा तो इधर ही बैठ रहा है, तो फ्री में क्या ही शुरू होगा, राइट। तो काफ़ी लोग बोल देते हैं, या बोलने में क्या होता है ना, जबान में हड्डी नहीं होती है, तो कुछ भी बोल सकते हो, मन में जो आया बोल दो, फिर बाद में जिसने सुन के गया फिर वो सोचेगा कि यार ये इन लोगों ने सही बोला, गलत बोला, क्या है क्या नहीं है। बट एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में कुछ भी शुरू नहीं होगी, सबके लिए पैसे लगेंगे, हर एक चीज़ के लिए पैसा लगेगा, और कोई बाहर वाले आदमी को आप काम दोगे तो उसका भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। फ्री में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी सोचो ना, आप भी बिजनेस इसलिए कर रहे हो कि पैसे कमाने के लिए, और इसमें जो जो लोग मदद करेंगे आपको वो लोग भी पैसे कमाना चाहते हैं। कोई फ्री में कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, खैरात में कुछ नहीं बट रही है यहाँ पे, राइट। तो दूसरी, जब आप डोमेस्टिक सेटअप करते हो, घर से ही शुरू कर रहे हो, कम से कम आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट होना चाहिए, फिर एक अलग सी फ़ोन रख दो, क्योंकि ऑफिस की फ़ोन्स अलग रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल देते हो, वो चीज़ें बाहर बायर को क्यों दिखना चाहिए। भले ही दोनों व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे, क्या ये कनेक्शन ज़्यादा महंगा लग सकता है, बट थोड़ा सोच लो, क्योंकि पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल व्हाट्सएप और बिजनेस व्हाट्सएप दोनों अलग होना चाहिए, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि अलग ही रख लो। सो बाद में आता है बिजनेस आईडी। अभी लोगों को क्या है ना कि जीमेल अकाउंट खोल लेता है, राइट। जीमेल अकाउंट से हम लोग ना ईमेल करेंगे। देखो जीमेल अकाउंट को कोई भी सीरियस नहीं लेता, और वो भी बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता। हम प्रोफेशनल्स उन्हीं को मानते हैं जिनकी प्रॉपर डोमेन है और प्रॉपर बिजनेस एड्रेस है। बिजनेस एड्रेस में क्या होता है, आपका नाम होता है, फिर बाद में एट आएगा, फिर आपका जो भी कंपनी का वेबसाइट है जो .com के ऊपर है, राइट। तो ये आपको लेनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट बिजनेस में जब आप लेते हो ना, तो जितना भी थोड़ा बहुत महंगा लगे, जो भी आपका कंपनी का नाम है, तो .com लेना मत भूलना। कोई लोग ना .in ले लेते हैं या .co.in ले लेते हैं, ये नहीं चलेगी यार। थोड़ी रेपुटेशन थोड़ी वो है कि अगर मिस स्पेलिंग भी करके, अभी देखो रोहित क्या होता है ना, rohit.com तो बिका हुआ है ऑलरेडी, ये है ही नहीं, अभी मैं ये मिलेगा नहीं, मगर इसको ना मैं ROHIT कर देता हूँ, राइट। तो क्या होगा ना कि डबल ओ की वजह से मुझे चांसेस मिल सकती है कि हाँ ये डोमेन खाली है, ये मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप देख लो। मिस स्पेलिंग बोलते हैं, तो मिस स्पेलिंग करके भी आप उठा के देख सकते हो। सो एक आता है डिजिटल आइडेंटिटी, आपका वेबसाइट बनना चाहिए। वेबसाइट बनता है 2000 से लेके 10,000, 10,000 से लेके 25,000, या उसके ऊपर भी 50-60 हज़ार तक हम खुद करते हैं। तो आप देख लो अपनी क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। मगर अभी देखो ये तो कंपनी का सेटअप ही 20-30 हो गया, फिर यहाँ पे अगर करीब करीब आपका 20,000 और लगेगा, तो 40,000 का तो खर्चा इधर ही दिख रहा है आपको। फिर कैटलॉग है, ये आपको PDF में मिलेगा। अभी PDF में क्या होता है ना कि जब तक आप किसी का ईमेल आईडी है, किसी का फ़ोन नंबर है, तभी तो ये भेज पाओगे ना। अभी ये दोनों है ही नहीं, मैं ये किसको भेजूंगा, नहीं भेज पाओगे। ग्राफिक डिजाइनर्स PDF बना के दे देंगे, बाद में वो जो जब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी तब उनको भेज देना। मगर तब तक क्या है ना, ये सोशल मीडिया एक्टिव रखना। सोशल मीडिया में पता होना चाहिए कि आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या बेच रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कहाँ से बेच रहे हो, और क्या और डिटेल्स उसका मिल सकता है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, एक होता है आप बायर ढूंढोगे, दूसरा होता है बायर आपको ढूंढेगा। तो ये सोशल मीडिया का काम करेगा। आपका देखो वेबसाइट तो बना हुआ है, मगर वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आ रही है।
वो ट्रैफिक सोशल मीडिया से आएगा। और इसके लिए अगर आपको चाहिए तो मार्केटिंग भी कर लो, पैसे थोड़े डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं डाल सकते हो तो कम से कम सोशल मीडिया में आप अपने ग्राफिक्स पब्लिश करना शुरू करो, तब ये काम शुरू होगा। ठीक है। फिर आता है प्रोफेशनल ईमेल सिग्नेचर्स। जब भी आप कोई ईमेल भेजते हो ना, भले ही वो जीमेल से भेजो, मैं तो मना करता हूँ मत भेजो, फिर भी मैं नहीं है सर अभी इतना पैसे थोड़ी ना डालेंगे, ईमेल खरीदेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, हम ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलो जीमेल से शुरू कर रहे हो, कम से कम नीचे सिग्नेचर तो प्रॉपरली डाल दो। सिग्नेचर मतलब ये नहीं है कि आप साइन करके दे रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए कि सिग्नेचर में आपका नाम लिखा हुआ है, फिर आपका कंपनी का डिटेल्स, आपका डेसिग्नेशन क्या है, फिर आपका पूरा ऑफिस का एड्रेस, फिर आपका फ़ोन नंबर। अगर आप आगे जाके इंटरनेशनल की कनेक्शंस लेते हो, जिसमें नॉर्मली क्या होता है मेरे सिग्नेचर्स में ना बहुत कुछ डिटेल्स होती है, फाउंडर वगैरह वगैरह, फिर उसके बाद में आता है यूके वाले ये नंबर पे कॉल करो, यूएस वाले ये नंबर पे कॉल करो, सिंगापुर वाले ये नंबर पे कॉल करो। तो ये सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस होते हैं। सो दैट ये इसलिए करते हैं क्योंकि क्या होता है ना, अभी आपको भी पता है आईएसडी का कॉलिंग कितना महंगा है, राइट। कुछ देशों में तो 13 रुपीज़ पर मिनट लगती है। तो ये 13 रुपीज़ क्या होता है ना, उनको भी लगेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं यार चलो इसको व्हाट्सएप पे ढूंढेंगे, वरना फिर मैं इसको ईमेल लिख देता हूँ। तो कम से कम जब बात करना होता है ना, तो आपको कम से कम इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए, आईएसडी कॉलिंग के लिए, तो आपको कम से कम ये टूल लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं VoIP। तो इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग से आज के टाइम में उतना महंगा नहीं मिलेगा आपको। यूएसए का, यूके का कनेक्शन आप आराम से ले सकते हो, सिंगापुर कनेक्शन सारा ले लो। तो ये आपको करीब करीब पड़ना चाहिए 5,000 से लेके 6,000 के बीच में, मैं महीने के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये देख के फिर आप अपनी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप ले सकते हो। नॉर्मली टाटा का बेहतर रहेगा, टाटा टेली सर्विस, फिर भी एक बार बात करके देख लो कि कितना सीट का क्या दे रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अभी देखो इसका 20-30 हज़ार इधर गया, 20-30 हज़ार इधर गया, फिर महीने का मान के चलो 10 से 15 हज़ार वापस जाएगा। तो कुल मिला के ये सस्ता थोड़ी ना है, और ये इसको मैं थोड़ी ना मैं ये बोलूँगा कि भाई ये फ्री में हो जाएगा आपका काम। अगर ये कोई बोलते भी है ना कि ये फ्री में शुरू हो जाएगा, अरे इतना पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बायर एक्विजिशन, बायर को कैसे लाओगे यार, ये तो फ्री में थोड़ी ना होगा। बायर को ढूंढना भी तो बड़ी काम है, 1000 चीज़ें लगती है बायर ढूंढने में, और 1000 चीज़ें जब लगती है तो 1000 चीज़ों में पैसे भी जाता है, फ्री में कुछ नहीं होता। और कोई बोलता है कि नहीं नहीं आप फ्री में कुछ भी कर सकते हो, अरे कोई बात नहीं है घर से ही शुरू करो, अरे घर से शुरू तो कर सकते हैं, मगर घर में भी बैठ के बायर ही तो ढूंढना होता है ना, या बायर भी घर में ढूंढ लोगे, अरे माँ बाप को भेज दिए चलो, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वो थोड़ी वो वाली बात है कि यहाँ जबान में हड्डी नहीं है तो कुछ भी बोलने के लिए बोल दिए, फिर मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो बाद में आते हैं हम, मेन चीज़ है प्रोडक्ट सिलेक्शन पे। भले ही आप ये सब चीज़ें तो आप चलो यार मर मर के हमने कर लिए, पैसे जुड़ा लिए, सब कुछ हो गया, मगर प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है ना, इसमें आपको जान डालनी पड़ेगी। आपको अलग सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट में काम करूं। हर चीज़ प्रॉफिटेबल है, कोई पूछता है ना सर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बताओ, हर चीज़ ही प्रॉफिटेबल है यार। 2 रुपये के ऊपर जो भी मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है, जितना भी परसेंटेज का मिलता हो। क्या हैंडीक्राफ्ट में नहीं मिलता? मिलता है। टेक्सटाइल में नहीं मिलता? मिलता है। स्पाइसेस में नहीं मिलता? मिलता है। हर चीज़ में प्रॉफिट है, बस आपको ये आना चाहिए कि किस चीज़ किस कहाँ पे बेच रहे हो। टेक्सटाइल हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, हज़ारों चीज़ें हैं जो हर चीज़ प्रॉफिटेबल है। आप सिर्फ अपना घर घूम के आओ ना, जिस घर में आप रहते हो, सिर्फ एक जगह नज़र मार के देखो कि क्या क्या चीज़ें दिख रही है। हर चीज़ बिकती है, ऐसा नहीं कि नहीं बिक रहा। अगर नहीं बिक रहा होता तो आपके घर में नहीं होता, अगर आपने खुद घर में नहीं बनाया तो, राइट। तो जो चीज़ें दिख रही है वो बिक रही है। अगर जो बिकता है, फिर अगर वो इंटरनेशनल डिमांड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके घर में टंगा हुआ है कुछ चीज़ें, राइट। मैं कुछ ऐसे ही कोई पकड़ के आया, फिर वो चीज़ें मैंने टांग दी और मैं उसको समझ गया ये बहुत बड़ा बिजनेस है क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं, वो थोड़े डेटा के ऊपर होता है। थोड़ा बहुत आप प्रॉपरली रिसर्च भी कर लोगे ना, commerce.gov है, आप बहुत सारे स्टैट ये है। अभी देखो हमारी वेबसाइट, मतलब हमारी यूट्यूब चैनल में पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी में, तो पूरी ऊपर से नीचे तक सारा वीडियो जान लोगे ना, तो आपको पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, कौन सी वेबसाइट में क्या काम होता है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, सारा सब कुछ है। आप उसको देखोगे ना तो आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करा जाता है। तो फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन एक बार हो गया, चलो सर ये तो मुझे डिमांड समझ में आ गया, चलो इसमें कोई हाई मार्जिन है, हाँ जी ये तो बढ़िया मार्जिन है। कंपटीशन हाँ ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा नहीं है मगर है लोग,
और ये चीज़ मुझे लोकल में मिल जाएगी या मुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो जड़ी बूटी है, फिर ये तो हिमालय चढ़ के जाना पड़ेगा, फिर तब तक नहीं मिलेगी। ऐसा है तो फिर ये प्रोडक्ट तो मिलेगी नहीं, और जब तक मिलेगी तब तक पता नहीं ये बिज़नेस चलेगी या नहीं चलेगी, क्योंकि कभी तो मटेरियल मिलेगा तभी तो बेचेंगे, कब ऐसा आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि अगर आपको श्योर हो कि ये लोकली भी अवेलेबल है, जल्दी मिल जाएगा मटेरियल, और हाई मार्जिन भी है, कंपटीशन थोड़ी कम है, और इसका रेगुलर डिमांड मिलेगा। देखो मार्जिन फिर भी मैं मान लेता हूँ थोड़ी कम है तो चल जाएगी, अगर ये रेगुलर डिमांड है और छोड़ी बहुत मार्जिन है ना, तो भी ये बिजनेस ठीक ही है, कोई बुराई नहीं है। मगर मार्जिन ही बिल्कुल नहीं है और डिमांड रेगुलर भी आ रहा है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। देखो एंड ऑफ द डे आप मुझे इसलिए ही सुन रहे हो क्योंकि आपको पैसे कमाने के रास्ते चाहिए, और मैं ये बोलूं कि नहीं नहीं बिना मार्जिन आप काम करो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बिजनेस तो ठप हो जाएगा ना इधर। तो क्योंकि ओवरऑल खर्चे तो इतने हैं, खर्चे तो नहीं रुकने वाले। आपको टाटा टेली सर्विस हो गया या मोबाइल का इंटरनेट वाला, जियो वाला, एयरटेल वाला, उनको बोलो ना नहीं मैं बिल नहीं पे करूंगा, इंटरनेशनल कॉल तो आपने कर दिया, आप ये बोलो कि नहीं हम बिल नहीं पे करेंगे, तो बिल नहीं पे करोगे तो वो तो कनेक्शन काट देगा, तो यहाँ पे मार्जिन नहीं है तो आपका बिजनेस कट जाएगा। तो पहले मार्जिन पे ध्यान दो। और काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि आज के टाइम पे ना वैल्यूएशन के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं नहीं सर मैं तो वो शार्क टैंक में देख के आया, वो तो वैल्यूएशन पे है, वो लॉस में है भी तो बिजनेस दे रहे हैं। देखो B2C में दुनिया बिक चुकी है, या D2C में तो पूरी दुनिया खत्म ही है। हम लोग इस बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना, इन्वेस्टर का पैसा या अपना पैसा, किसी का भी पैसा हो, पैसा पैसा होता है, उसको डुबाना नहीं होता है। 2 रुपये लगाओ 4 रुपये निकालो, अगर नहीं हो पाता कम से कम 2 रुपये को 2 रुपये ही रखो, वरना क्या होगा, अगर 2 रुपये शून्य बन गया ना तो फिर जिंदगी पूरा शून्य ही है, जीरो बन जाएगा पूरा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। कंपटीशन थोड़ा देख लो, अगर है भी तो देखो, अगर कंपटीशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम है कि भाई अरे कंपटीशन ही नहीं है, मतलब क्या है कि अभी ये होता है ना कि कभी हम थिएटर पे गए और पूरा थिएटर खाली है, मूवी थिएटर, तो मूवी थिएटर पूरा खाली है, इसका डाउट तो ये भी आता है ना यार मूवी तो खराब तो नहीं है, या मैं गलत थिएटर पे तो नहीं आया, या गलत टाइम पे तो नहीं आया। ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम पूरा चकाचक भर के आपको सीट ना मिले, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। आपको सीट मिले मगर कुछ लोग ही हो, ये वाला होता है लो कंपटीशन वाला। ये बेसिक एग्जांपल है, बस उस हिसाब से आप देखो कि कोई फ्लॉप मूवी पे आप ना चले जाओ कि पूरी दुनिया में ना आप अकेले खड़े हो जो बेचने के लिए हो, फिर उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो फिर बिकेगा ही नहीं, राइट। क्योंकि अगर कंपटीशन है, लोग ज़्यादा नहीं है मगर फिर भी लोग बेच पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोग कम है तो भी बहुत अच्छी बात है, भरे पड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नहीं है ना तो शायद हो सकता है खरीदार भी कोई भी बायर ही नहीं है। अगर बायर नहीं है तो आप और मेरा क्या काम है, राइट। तो वहाँ से निकल जाना। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट मत सेलेक्ट कर देना जिसमें ये सारे दिक्कत आ सके। दूसरी, जो पहली बार जब काम करते हो, पेरिशेबल मतलब नींबू, धनिया, ऑनियन, पटेटो, जो भी सब्जी है जो दिन भर में काम आती है, उन सब्जियों में काम मत करना। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गुजराती मेंटर्स हैं काफ़ी, सर ऑनियन उठाओ बेचो। सर मैं गुजराती नहीं बोल रहा, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि ऑनियन एक ऐसी चीज़ है तो दुबई आसानी से बिक जाएगी, भले ही वो लॉस में बेचे प्रॉफिट में बेचे, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रुप शिपमेंट करा करा के बच्चों के पैसे डुबा दिए। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी बोले, मैं भी बोलूँ कल आके कि भाई ऑनियन बेचो दुबई, मत बेचना। क्योंकि ऑनियन ना प्रोडक्ट अच्छी है ना ये दुबई में प्रॉफिटेबल है। काफ़ी लोग बोलते भी होंगे ना कि मेरी प्रॉफिटेबल चल रही है वगैरह वगैरह, उनको पूछ लेना कैसे कर रहे हैं। क्या हर कंटेनर प्रॉफिट में जा रहा है या हर कंटेनर एवरेजिंग मार रहे हो? एवरेजिंग अगर आप मानोगे तो फिर देखो भाई, जब स्टॉक मार्केट गिरती रहती है ना तो लोग ना इधर भी खरीदते हैं, इधर भी खरीदते हैं, इधर भी खरीदते हैं, फिर इसको ना डिवाइड करके ना एवरेज करता है, राइट। तब क्या होता है कि खड्डा इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था और फिर उठ गया। अगर आपका नसीब खराब है तो आप यहाँ पे ऊपर नहीं ले पाए, तो ये एवरेजिंग वाले बिजनेस में कभी मत पड़ना। प्रॉफिट हर पीस पे होता है, या हर केजी पे होता है, या कम से कम हर ग्राम पे होता है। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो प्रोडक्ट नहीं करना है। और स्पेशली जब नए आते हो तो क्या गलतियां हो सकती है?
प्रोसेस ही नहीं पता ना भाई, गाड़ी चलाना ही कैसा है यही नहीं पता, तो गाड़ी मैं 100 किलोमीटर पे स्पीड पे क्यों लेके जाऊंगा, तो मेरी तो मौत हो जाएगी ना इधर। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट वही मौत है आपके लिए, जब आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा बिकेगी, कैसे मैनेज करना है। अगर यहाँ पे क्योंकि सड़ने वाली चीज़ें हैं ना, अब ये मूवी में देखते हो ना, टाइम बॉम्ब लगा रहता है, उसके ऊपर घड़ी रहती है और नीचे टाइम कम होता रहता है, ये वही हिसाब है। आपने ऑनियन ले लिया, उसका टाइम शुरू हो गया, अगर उसमें थोड़ी बहुत सड़े भी हो चुके होंगे ऑलरेडी, तो वो कंटेनर आपने लोड करा के दुबई भेज दिया और दुबई में रेट नहीं मिल रहा, आप उसको होल्ड कर रहे हो। होल्ड कितना दिन तक कर सकते हो, जिंदगी भर के लिए होल्ड करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे पूरा मटेरियल खराब होने के चांसेस है, क्योंकि टाइम जा रहा है उसका। अगर आप जिस दिन अच्छी रेट मिले या ना मिले, अगर लॉस में भी निकालना पड़ा आपको निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि अगर आपने लॉस में नहीं निकाला तो 10 दिन के बाद और प्राइस नीचे जाएगा, 20 दिन के बाद और नीचे जाएगा, 30 दिन के बाद आपका पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है बेच के, क्योंकि सड़ा हुआ माल कौन खरीदेगा। और दूसरा, इंडिया में जैसा आप सड़ा हुआ माल को आप रास्ते पे बगल में फेंकते हो ना, ऐसे बाहर नहीं फेंक सकते। आपका खराब माल भी बाहर फिकवाने के लिए आपको खर्चा देना पड़ेगा, फ्री में कोई नहीं करेगा, तो वो खर्चे भी आपको उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप फ्रेशर हो, आप नए काम कर रहे हो, आप घर से शुरू कर रहे हो, घर बिकवाने का काम मत करो, पेरिशेबल में बिल्कुल काम नहीं करना शुरुआत में। फिर बाद में अगर आपका एपिटाइट बढ़ जाती है, आपके पैसे बढ़ जाते हैं, तो ठीक है यार, कर लो, ट्राई कर लो। करने की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, मगर ट्राई कर सकते हो। नहीं भाई ये तो रोहित भाई ने गलत बोला, तो ऐसा लगता है, तो ठीक है, बाद में ट्राई कर लेना। शुरुआत में करोगे तो फिर कल आके बोलोगे नहीं यार एक्सपोर्ट तो गैम्बल है, ये तो तुक्केबाजी की काम है, किसी का लग गया तो लग गया, नहीं है तो नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पूरा साइंस वाला काम है, मगर आपको आना चाहिए प्रॉपरली। गाड़ी चलाना साइंस है यार, फिर क्लच और ब्रेक के फ़र्क नहीं जानते तो फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट। तो फिर आता है एक दूसरा आता है हाई टेक्निकल प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर मत देखना अगर आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, राइट। IIT IIM की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टेक्निकल, कम से कम टेक्निकल की बैकग्राउंड भी नहीं है, तो फिर ऐसे टेक्निकल चीज़ें में मत घुसना जहाँ पे लोगों को या कस्टमर को ना समझा पाओ बाद में, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेसिक कम्युनिकेशन तो प्रॉपरली होना चाहिए ना। अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो फिर ये चीज़ें काम में नहीं आएगा। और दूसरा, फार्मास्यूटिकल्स की जो है ना रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स, लोगों ने तो बच्चे मार दिए कॉफ सिरप के नाम पे। अभी देखो, कल आप भी उस सिचुएशन में हो सकते हो। ये फार्मास्यूटिकल्स का नॉर्मली रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत होते हैं, और इसमें भी ज़्यादातर क्या होता है, US FDA वो ये बहुत सारे सरदर्दी होती है। और आपका मटेरियल जब आप बेचोगे, पैसे तो बहुत है, पैसे यहाँ पे अंधाधुंध पैसा है, 400% के ऊपर आप कमा सकते हो। कोई कमेंट में भी लिखेगा 400% का कौन सा प्रोडक्ट है। देखो क्या होता है ना, 1000 चीज़ें हैं, 1000 फॉर्मुलेशंस हैं, अगर आप बेचने पे आओ तो आप बेच सकते हो। आप कितने सस्ते में बनाओगे और कितना महंगा बेच पाओगे, उसी के बीच में ही सारा गेम है। बट प्रॉब्लम ये है कि लोगों को क्या होता है ना, फार्मा एक ऐसा चीज़ है, जब आपको ना नहीं पता है, आपके पास इतना लाइसेंस नहीं है। अगर कोई बेसिक वाली चीज़ है यार, कोविड के टाइम पे वैक्सीन का क्या प्राइस है, ब्लैक मार्केट में क्या प्राइस था, कभी आपने ब्लैक मार्केट में चेक किया हो तो आपको पता चल जाता है उस टाइम पे वैक्सीन का क्या रेट थी। 2000 गुना 3000 गुना, पूछो मत यार, अंधाधुंध लोगों ने बेचा हुआ है, राइट। तो वो चीज़ें आपको भी यहाँ पे देखना है कि जब आप एक्सपोर्ट में काम करते हो तो कम से कम ये वाली चीज़ों पे ध्यान रखो कि फार्मास्यूटिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है, टेक्निकलिटीज़ बहुत है, और कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस आपके नाम पे नहीं आएगा। मैन्युफैक्चर का नाम लिखना मैंडेटरी है, मैन्युफैक्चर के नाम के बिना आपका फार्मास्यूटिकल बिक नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि आपको बायर को ये बताना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चर कौन है। अगर मैन्युफैक्चर ने आपको यहाँ पे एज अ ट्रेडर आपको उसने काट दिया तो दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे, आपका कोई काम ही नहीं है इधर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वरना बहुत बुरी हाल पे यहाँ पे फंस सकते हो। फिर आता है मार्केट रिसर्च। यहाँ पे क्या है ना, एक तो मैंने दिमाग लगा दी, बहुत सही प्रोडक्ट मैंने खरीदा, चलो भाई मैंने ये मटेरियल ऐसा उठाया जो बहुत फायदेमंद है। मैं मोरिंगा ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। मोरिंगा मतलब ड्रमस्टिक वाला। यार मोरिंगा सीड्स का ना आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। मोरिंगा लीफ है, मोरिंगा लीफ पाउडर है, मोरिंगा स्टिक्स है, मोरिंगा सीड्स ऑयल है, वगैरह वगैरह। अभी मैंने ना प्रोडक्ट तो मैंने बहुत अच्छी देख ली, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डिमांडेबल भी है, सब कुछ है।
मगर मार्केट रिसर्च नहीं करोगे ना तो बेचोगे कहाँ पे? अगर बहुत तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन लगेगी तो इसके लिए और पैसे लगेंगे। जितने आपने किए हैं ये तो है ही, इसके ऊपर और करना पड़ेगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन इंडिया का है। मगर ये तो मैं मार्केट में यूएस देख रहा हूँ या यूएई देख रहा हूँ, यूएसए को छोड़ देंगे यार जब तक ट्रम्प नहीं जाएगा, राइट। तो अभी मैं यूएई का सोच रहा हूँ, तो अभी यूएई के हिसाब से उस कंट्री में मोरिंगा का क्या डिमांड है ये भी तो मुझे जानना है ना। तो ये सारे वेबसाइट्स मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डाल रखी है, तो जाके एक बार देख लो, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं। तो फिर आप ये देखना कि टॉप कंट्रीज कौन से हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। आपका एचएस कोड देख लो। एचएस कोड क्या होता है ना, एचएस कोड बस क्या बोलते हैं, स्कूल में ना रोल नंबर होती है ना आपकी 21 25 जो भी होता होगा, तो उस हिसाब से आपका जो रोल नंबर है उसी हिसाब से ये रोल नंबर है आपके प्रोडक्ट के लिए। आपका प्रोडक्ट चुन लो, फिर उसका एचएस कोड ले लो, फिर उसके हिसाब से मार्केट ढूंढ लो। ये होता है काम। जब मार्केट मिल गया और आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया तो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मार्केट हो गया, अभी बायर चाहिए, राइट। अभी प्रोडक्ट के हिसाब से तो मार्केट चुना है आपने, अभी उसी मार्केट में आपको बायर ढूंढना है। यही तो काम है एक्सपोर्टर्स का, और इसी में से आपका पैसा भी जाएगा ढूंढने में। तो यहाँ पे आप एचएस कोड ले लो, फिर बाद में इसको ट्रेड मैप में हो गया, इंपोर्टर याती बोल के एक वेबसाइट है, अलीबाबा वेबसाइट है, इंडिया मार्ट है। इंडिया मार्ट और अलीबाबा को तो मैं नहीं मानूंगा, मगर इंपोर्ट याती और ट्रेड मैप, या आप ये भी ले सकते हो कि commerce.gov, ये इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, commerce.gov.in, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप डेटा चेक कर लो कि कौन सी प्रोडक्ट कौन से मार्केट में ज़्यादा बिकता है। तो ये सब चीज़ें सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, मगर ये तो फ्री है, राइट। मगर यहाँ पे क्या होता है ना, 6 डिजिट तक क्या होता है, एचएस कोड के बारे में भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, दोबारा मैं उसको बता के कोई बोर नहीं करना चाहता। एचएस कोड क्या होता है ना, ये होता है 8 डिजिट का इंडिया में, और बाकी देशों में 10 डिजिट या 12 डिजिट तक भी जाता है। अभी 8 डिजिट, 12 डिजिट, 10 डिजिट, ये चीज़ें फ़र्क हो सकती है, मगर पहली जो 6 डिजिट होती है ना, ये कॉमन होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखोगे तो ये काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आता है बायर्स पर्सोना। किस तरीके के बायर को आपको बेचना चाहते हो? देखो, मुझे ना B2C करनी है, मुझे ना बड़ा मार्जिन कमाना है, मैं तो डायरेक्टली कस्टमर को बेच दूंगा यार, मैं किसी को बिचौलिया बीच में चाहता ही नहीं हूँ। तो आप होलसेलर को काट दोगे, इंपोर्टर को काट दोगे, रिटेलर को काट दोगे, सुपरमार्केट को काट दोगे, आप डायरेक्टली इन सबको काट के ना कस्टमर के पास पहुंच जाओगे थ्रू अमेजोन या अपनी वेबसाइट और कोई डिलीवरी या कोरियर पार्टनर, राइट। मगर मुझे ना बड़ा क्वांटिटी चाहिए, मैं एक एक डब्बा बेच के या एक एक पेन बेच के ना मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मोरिंगा मुझे बेचनी है तो मोरिंगा मुझे बेचना है 5 मेट्रिक टन। कौन सा कस्टमर ऐसा है जो घर में बैठ के 5 मेट्रिक टन खाएगा भाई? वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो 5 मेट्रिक टन का अगर मुझे बेचना है तो ये तो एक कस्टमर या एक घर पे तो नहीं काम करेगा, राइट। तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 1 केजी ले सकते हैं या 5 केजी ले सकते हैं, राइट, पूरा दिन अगर वही खाएंगे तो। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं होलसेलर को बेचूंगा ना, ये हो सकता है 5 मेट्रिक टन ले ले, इंपोर्टर हो सकता है 10 या 25 मेट्रिक टन ले ले, रिटेलर हो सकता है छोटे छोटे पैकेजेस बनवा के 200-300 का। तो वहाँ पे भी करीब करीब आप मान के चलो कि रिटेल में ना आप हिसाब लगा लो, रिटेलर्स में आप करीब करीब 200 से 300 केजी तक बेच सकते हो, क्योंकि इनकी वॉल्यूम क्या होता है ना कि कितना बड़ा रिटेलर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि अगर ये वॉलमार्ट को आप कंपेयर करोगे ना या लुलु को कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ी वॉल्यूम आएगी। मगर ये अगर छोटा रिटेलर है, एक ही स्टोर है उसका, रिटेलर का मतलब ये है कि किराने का दुकान, या सीधा बोलो कि मॉल है। आप मॉल वाला रिटेलर के बारे में बात कर रहे हो या जो किराने वाला दुकान है जहाँ पे छोटी मोटी प्रोडक्ट्स मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके अगर आपको बेचना है तो फिर फर्क पड़ सकता है। सुपरमार्केट्स है, मॉडर्न ट्रेड है, तो वहाँ पे जाके आप पूरा बेच दो, पूरा कंटेनर वो भी खरीदेंगे। उनकी कम से कम 20 से 30 मॉल है और हर जगह वो डिस्प्ले कर देंगे। करीब करीब हर जगह पे अगर 100-200 केजी भी लग जाएगी या 500 किलो भी लग जाएगा। उनका वॉल्यूम कितना है, कितना वॉक इन है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे निकाल सकते हो। मगर आप अगर D2C करना चाहते हो, डायरेक्ट टू कस्टमर,
तो वहाँ पे आपको वेबसाइट के बिना और एक लॉजिस्टिक पार्टनर लगेगा, बाकी सारा खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा आपका रहेगा। इतना आप ध्यान रखोगे। कोई रिटेलर या सुपरमार्केट वाला आपको फ्री में अपने नाम से नाम डाल के देगा नहीं। आपको क्या करना है, अगर लुलु मार्केट में डालनी है तो लुलु के नाम से ही मोरिंगा पैक होगा। इसको बोलते हैं वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेबलिंग सब एक ही है, मगर वो चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि प्राइवेट में जब आप करते हो तो फिर आपका नाम कहीं पे भी नहीं बन सकता। मैं बोलता हूँ यार रोहित मोरिंगा मुझे बेचनी है, अभी रोहित मोरिंगा क्यों लुलु वाला रखेगा यार? लुलु वाला बोलेगा अगर रोहित मोरिंगा रखना है तो भाई हर एक शेल्फ के ऊपर ना तुम्हारे प्रोडक्ट रखने के लिए मुझे कम से कम $200 चाहिए, ये तो तेरा मंथली फ़ी है। तो $200 अगर मैं पे करूँगा ना तब वो रखने देगा अपने शेल्फ पे। यहाँ पे सब रोहित मोरिंगा लगेगा। नहीं नहीं भाई मैं तो ये नहीं दूंगा, तो क्या बोलेगा? तो एक काम कर, लुलु मोरिंगा बना दे, मेरे नाम पे पैकेजिंग बनवा के ना मुझे भेज देना, मैं अपने शेल्फ पे रख दूंगा। मेरा क्या हो गया, $200 बच गया, और दूसरा मेरा माल पूरा लुलु ने खरीद लिया। राइट, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, मगर ऐसे डील्स अगर आप कराओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं कॉम्पिटिटर रिसर्च। देखो मार्केट रिसर्च में ना बहुत बड़ा गेम होता है कॉम्पिटिटर रिसर्च वाले का। मैंने पहले भी बोला था आपको, अगर कंपटीशन कम है या ना के बराबर है, अगर कोई है भी नहीं, तो फिर आप सोच लेना आप एक बड़ी रिस्क कंपटीशन में जा रहे हो। कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है तो आपका बिजनेस बैठ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कम से कम देख लो कि वो क्या प्राइस पे ऑफर कर रहा है। अरे नहीं वो तो 10 में कर रहा है, मैं तो 2 में कर दूंगा। पागल हो क्या, 10 का मार्केट गिरा के 2 पे क्यों लेके आ रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं अकेला हूं ना कंपनी में। आज अकेले हो, कल भी अकेले रहोगे क्या? 10 साल के बाद भी अकेले रहोगे क्या? तब तो आपको 10 बनाना ही पड़ेगा ना। नहीं सर वो बड़ा कंपनी है, वो बड़ा कंपनी है, तुम छोटे कंपनी हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे के पूरा 2 रुपए पे लेके आओगे। 10 का आपको चाहिए तो 9 कर लो, या 10 पॉइंट या 9.88 कर लेना, या 9.99 कर लेना। करते करते नीचे आना, सडनली 2 रुपए पे मत लेके आओ। लोगों को क्या लगता है ना, भाई इसके अंदर माल है और तुम्हारे अंदर ना घूसा भरा हुआ है। सही है ना? अगर कोई भी ऑरेंज या एप्पल कुछ भी हो, अगर कोई बाजू वाला 100 रुपए पे बेच रहा है और ये एकदम 10 रुपए पे बेच रहा है, आपको क्या लगेगा, ये क्या कुछ तो झोल होगा भाई इधर। तो वही झोल लोगों को ना लगे कि आपके अंदर है। इसलिए आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटर को पहले देखो वो कितने में बेच रहा है, थोड़ा बहुत उसके इर्द गिर्द ही रखो। ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बना के रखो, या थोड़ा बहुत कम बना के रखो कभी, या वरना सेम प्राइस पे ही निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी भी ऐसे मत करना 100 से सीधा आके 50 में कर दिया या 10 में कर दिया, लोग गलत समझेंगे आपको। भले ही आपका नियत ठीक हो या आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते होंगे, सब कुछ होता होगा, मगर मार्जिन से इतना नहीं काटना चाहिए। और कंपटीशन के चक्कर में पैसे के मामले में फंसोगे ना। अगर आप 8 रुपये दोगे, कोई 7 में देगा, कोई 6 में देगा, कोई 2 में देगा, फिर कोई 0 में देके बिजनेस से बाहर हो जाएगा। तो एक दिन ये बाहर जाएगा, एक दिन ये बाहर जाएगा, फिर जाके आपकी बारी आएगी, अभी बाहर जाओगे। तो इसलिए मार्जिन्स कभी भी शार्प डाउन नहीं होना चाहिए। तो ग्रेजुअली वो चलता रहेगा सही ट्रेंड में। जब भी प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, वो आपको देख के एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का, या कोई भी बिजनेस का। अगर वो बहुत अच्छा बेच रहा है, आप बहुत कम में बेच दोगे, तो फिर भी आपका बिजनेस खराब हो सकता है। और ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, किधर बेच रहे हो और वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है और उसका पैकेजिंग क्या है। अभी देखो इंडिया में तो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। अभी हम हिंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज तो ऑब्वियसली है ही। मगर ये यूएई इंडिया में नहीं आएगा ना, यूएई अलग देश है, दुबई अलग देश है। तो अभी आपको क्या है ना कि जब आप पैकेजिंग बनाते हो, उनके कलर कॉम्बिनेशंस क्या है। अभी मैं लाल कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्या लगता है आपको लाल कलर क्या मतलब हो सकता है? किसी देश में ना लाल कलर बहुत अच्छी कलर है, और किसी देश में ना लाल कलर बहुत गंदी कलर है। तो उनकी रिलीजन और उनकी फीलिंग या उनकी इमोशंस आपको पहले जानना पड़ेगा, वरना यहाँ पे तगड़ा मार खाओगे। पैकेजिंग स्टाइल्स, पैकेजिंग डिज़ाइंस, और क्या बायर को सीधा बोल दो कि सर जो आपका पैकेजिंग है उसका डिज़ाइन आप मुझे भेज देना। राइट, तो डिज़ाइन लेके आप उसको प्रिंट करवा के आप उसको पैक करके आप भेज दो। उसमें अरेबिक में लिखना चाहिए। अरेबिक, अरे यार मुझे तो ठीक से हिंदी नहीं आती, मैं अरेबिक क्या लिखूंगा?
तो हिंदी नहीं आती, अरेबिक नहीं आती, मगर जिसको आती है उसको पूछ सकते हो ना। जो बायर है उसको जैसा उसका लेबल चाहिए उसको बोल दो ना कि लेबल आप भेज दो, उसमें जो भी अरेबिक में गलती होगी, सॉरी अरेबिक तो उल्टा लिखा जाता है, तो जब भी आप कुछ भी लिखते हो अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो तुम्हारे ऊपर नहीं है ना, वो तो उनके ऊपर है। तो वो जिम्मेदारी मत लो जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है। तो फिर वो बायर से आप कोऑर्डिनेट करके उनका लेबल ले लो, या उनका जैसे उन्होंने भेजा हुआ है इंक्लूडिंग डॉट कॉमा जो भी रहेगा, तो वो सब चीज़ें समझ के प्रॉपरली उसको पैक करो। वरना क्या होगा कि अगर पैकेजिंग में गड़बड़ी हुई, प्रोडक्ट सेलेक्ट है, परफेक्ट है, डिमांड भी सही है, मार्जिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पेरिशेबल भी नहीं है, मार्केट भी ठीक है, बायर भी खुश है, सब कुछ हो गया, और वो इंपोर्टर भी है, बहुत बड़ा वॉल्यूम खरीद रहा है, प्राइसेस भी ठीक हो गया, बेचना कहाँ है पता चल गया, मगर पैकेजिंग में ना मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, तो क्या हो गया, माल जो गया था वो वापस आएगा, फिर उसको रीपैक करना पड़ेगा, फिर दोबारा भेजना पड़ेगा। ये खर्चा कौन उठाएगा? ऑब्वियसली आप उठाओगे क्योंकि गलती आपने किया है। तो ये सारे चीज़ें छोटी बारीकियां होती है, बस वो चीज़ें आप खराब मत कर देना। तो अभी हमने मार्केट रिसर्च के बारे में बात किया। तो बायर फाइंडिंग एक बहुत बड़ा काम होता है। आपके जो बोलते हैं ना कि लोग सर एक्सपोर्ट में ना पैसे नहीं लगते हैं, देखो भाई ये बायर फाइंडिंग जो है ना यही बहुत महंगा वाला काम है। जो बायर एक्विजिशन कॉस्ट जो बोलते हैं ना, जो हम बीसी बोलते हैं ना, सच में इतना सरदर्दी वाला काम है। लोग ना बिजनेस बनेगी और मरेगी इधर ही है। अगर बायर मिल गया, अच्छी वाली डील हो गई, तो बिजनेस ऊपर चला जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, वरना सीधा मर जाएगा। तो बायर एक्विजिशन बहुत बड़ा काम है, और इसको आप हल्के में मत लेना ना। इसको आप ये बोल सकते हो सर ये सर तो सस्ते में हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा। कुछ फ्री में नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, और जो टीम आप हायर भी करोगे ना वो सस्ते में नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे क्या होता है बायर फाइंडिंग में ना, ऑनलाइन मेथड्स तो काफ़ी सारे हैं, लोगों को पता भी होंगे, थोड़े शाणे लोग भी हैं। अगर जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है तो फिर कमेंट बॉक्स पे तो आप बता ही सकते हो यार और क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो लिंक्डइन आउटरीच है। क्यों लिंक्डइन? ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स क्या है, अभी सारे वहाँ पे जो मिलेंगे सब बिजनेस लेके बैठे हैं या बिजनेस बेचने के लिए बैठे हैं। मगर एंड ऑफ द डे क्या है ना, लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए है। तो फिर वहाँ पे जाके आप बोलो कि सर मेरा नाम रोहित है और मैं एक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी चलाता हूँ और मेरी सर्विसेज ये है, और आप प्लीज़ आपको मैं बिजनेस बना के लिए दे सकता हूँ। तो फिर हो गया। अगर उसको चाहिए होगा तो फिर वो रिप्लाई करेगा आई एम इंटरेस्टेड, विल हैव अ कॉल, एक बार बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या चीज़ है, वरना सीधा बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, यार मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, बात खत्म। तो ये आपकी बातचीत जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि क्या बात हो रही है। तो फिर अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत मुझे व्हाट्सएप पे काम करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। आज के टाइम में ना काफ़ी एडमिन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको फ्री में प्रमोट करने के लिए नहीं देंगे, बट क्या है आज के टाइम में बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उस ग्रुप में ज्वाइन करो, उस ग्रुप का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स उठा लो। जो भी उस ग्रुप में है, या वो बेच रहा है या खरीद रहा है, दोनों में एक ही है ना। अगर वो बेचने वाले हैं तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सेलर है ना। सेलर और सेलर दोनों क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब सेलर बायर बनेगा ना तो फिर मज़ा है। अगर कोई बेच रहा है, अगर आपसे आप खरीद के बेच सकता है, या उसका प्रोडक्ट का जो है ना 1 2 3 प्रोडक्ट है उसके पास ऑलरेडी, और 5वां प्रोडक्ट वो ढूंढ रहा है, अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, दो वो खरीद लेगा। तो सेलर भी बायर बन जाता है और बायर भी सेलर बन जाता है। तो यहाँ पे देखो कि आप किस ग्रुप में ज्वाइन करते हो, तो उस ग्रुप का लिस्ट निकालवाओ, फिर उनको सब व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप एक होता है फ्री में करने का, फ्री में मतलब अपना जो बिजनेस व्हाट्सएप है उसको ब्रॉडकास्ट कर दो, मतलब सबको एक एक करके भेज दो, और 5 लोगों ने आपको ब्लैकलिस्ट या स्पैम में डाल दिया तो फिर व्हाट्सएप आपका नंबर उड़ा देगा। या एक आता है एपीआई, बिजनेस एपीआई, वो ले लो, फिर जितना चाहिए मन चाहिए उतना, क्योंकि आपने पैसे दिए ना, क्योंकि इसका पड़ता है करीब करीब 1 रुपये हर एक मैसेज का। अभी आपने 2000 कॉन्टैक्ट उठाया तो 2000 लोगों को आपने मैसेज किया, तो करीब करीब आपका लगेगी 2000 रुपये। मगर ये 24 आवर्स का विंडो रहता है, 24 आवर्स में कितना चाहिए उतना ईमेल व्हाट्सएप मैसेज आप भेज सकते हो। तो ये प्रॉपरली आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या लिखना है, कैसे भेजने हैं, क्या करना है। अगर यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी हुई तो फिर
आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है, मगर एपीआई ले लोगे तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होगी। ईमेल मार्केटिंग जीमेल से करोगे तो फिर हो गया भाई काम आपका। जीमेल क्या होता है, एक एंटी स्पैमिंग सिस्टम यूज करता है। अगर आप स्पैम करते हो, स्पैम का मतलब ये है कि अंधाधुंध लोगों को ना ईमेल भेज दिया, राइट। जब आप किसी को स्पैम करते हो ना तो प्रॉब्लम ये होता है कि लोग नहीं चाहते या गूगल नहीं चाहता है कि आप किसी को स्पैम करो, तो क्या करता है कि दिन का लिमिट डाल देता है कि इतना लिमिट तक, अगर आपने 10 भेजे, 20 भेजे, 30 भेजे, 40 भेजे, तब तक चुप रहेगा। जिस टाइम पे 50 से 200 के बीच में गया ना ईमेल, तो आपका नंबर ईमेल ब्लॉक हो जाता है, या सीधा इनबॉक्स के बदले में स्पैम फोल्डर में जाना शुरू हो जाता है, या जंक में जाएगा। और कोई जंक में गया ना, कोई नहीं देखता यार ये ईमेल, कोई नहीं देखता, तो फिर उसका क्रेडिबिलिटी खत्म है। अगर जंक मैंने खोला ही नहीं और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि भैया मुझे ना ईमेल मार्केटिंग से कस्टमर आएगा और वो ईमेल सादा जंक में जा रहा है और मैं उसको खोल भी के देख भी नहीं रहा हूं, तो आपको मैं बिजनेस कैसे दूंगा? तो बात खत्म। तो इसलिए क्या होता है ना, ईमेल मार्केटिंग आप जान लो, सीख लो, फिर उसके बाद में करना शुरू करो। और क्या टूल्स होते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी होती है, और इसका भी कोई सस्ता नहीं है। इसके भी टूल्स आते हैं करीब करीब 10,000 से लेके 25,000 के बीच में, तब आपका बिजनेस बनता है। हर एक सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक सेक्शन, ये कोई फ्री का नहीं है यार, हर चीज़ में पैसे लगने वाले हैं, कोई फ्री में कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे तो बायर फाइंडिंग में तो हर एक सेक्शन में आपका पैसा लगने वाला है। लिंक्डइन आउटरीच करोगे तो भी पैसे लगेंगे, क्योंकि सेल्स एक आता है सेल्स नेविगेटर, सेल्स नेविगेटर का आता है 12,000 का खर्चा। अरे ये तो मैंने, हाँ 12,000 का खर्चा बैठेगा। अभी इसको फ्री में कोई बोल रहा है नहीं नहीं सर आप लिंक्डइन फ्री में कर लो, नहीं होता यार, फ्री में कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल लिंक्डइन से करने लगे तो लिंक्डइन भी तो ये देखता है ना कि आप स्पैम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उसका भी एक आदत है कि वो देखेगा सेल्स नेविगेटर यूज़ कर रहा है, मुझे 12,000 इसने दिया हुआ है, तो फिर क्या करेगा, ठीक है भाई तू 500 लोगों को ना आराम से कनेक्शन भेज, या बिना कनेक्शन का ना मैसेज ही भेज दे डायरेक्ट। कनेक्शन भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको कनेक्शन करेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर बाद में उसको मैसेज करेगा, वो सब चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है। उसके पास कनेक्शन है नहीं है फ़र्क नहीं। आप रोहित को जानते हो नहीं जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास सेल्स नेविगेटर है ना, तो आप डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स में आके बैठ जाओगे कि बोलोगे देखो रोहित भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इतने में बेच सकता हूँ और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप मुझसे खरीदना चाहते हो कि नहीं खरीदना चाहते हो बताओ। अगर मैंने हाँ बोला, यस बोला, तो फिर हो गया भाई डील। अगर मैंने नो बोला तो नहीं भाई ये तो फिर काम का नहीं है, छोड़ दे। तो ये पूरा खर्चा आपका आउटरीच 12,000 में हो सकता है। इसका मान के चलो करीब करीब 8 से 9, ये भी 8 से 12,000 के बीच में पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा ना कि आप कितने लोगों को कितने बार भेजते हो। मैंने 2,000 खर्चा करके ना 2,000 कॉन्टैक्ट्स को मैंने लीड मैसेज करी, और 2,000 क्या है मेरे लिए खाली बैठे क्या? मैंने भेज दिया, उन्होंने रिप्लाई कर दी? नहीं, वो रिप्लाई आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, या 2 दिन के बाद करेंगे, या 5 दिन के बाद करेंगे। 5 दिन के बाद जब मैसेज आती है ना, जब अगर मैं उसको रिप्लाई करूंगा ना, तभी भी मेरी 1 रुपये जाएगी। तो ये बहुत महंगा खर्चा है, ऐसे आसानी नहीं है कि मार्केटिंग कर दिया तो सस्ते में भाग जाओगे, तो बहुत मुश्किल होती है। फिर बाद में आता है ईमेल मार्केटिंग। अरे ईमेल मार्केटिंग तो आप करोगे, ठीक है मैंने बोल दिया 12 से 15,000 के बीच में लगेगा, चलो ठीक है ये भी मैं मान लेता हूं, मगर ईमेल का लिस्ट वो कहां से मिलेगी? व्हाट्सएप तो आप करोगे, ठीक है मैं मान गया, मगर व्हाट्सएप का नंबर कहां से मिलेगी? लिंक्डइन आप करोगे, लिंक्डइन का तो डेटा खुद के पास है, और लिंक्डइन 12,000 में आपका डेटा भी मिलेगा, साथ में साथ मैसेज भी आप भेज सकते हो। मगर बाकी चीजों के लिए तो अलग अलग लगेगा ना, इसको भेजने के लिए नंबर चाहिए, इसको भेजने के लिए ईमेल चाहिए, दोनों अपने पास नहीं है, दोनों खरीदने पड़ेंगे। अभी व्हाट्सएप नंबर खरीदने के लिए कितना लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा डेटा है, कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में आपको देखना पड़ेगा कि ईमेल किसकी है, फिर ईमेल की रेपुटेशन देखनी पड़ेगी। फिर अगर ईमेल लिस्ट अगर वेरीफाई हो गया, नहीं ये सारे ईमेल्स ठीक है, तो उसको भेज सकते हैं। अगर आपने 5,000 ईमेल खरीदा ना, तो उसमें शायद हो सकता है 250 से लेके 300 ईमेल ठीक हो सकता है, बाकी सारे जो डेटा है ना वो बकवास है। मतलब बाबा जमाने से लेके बैठते हैं लोग डेटा, नहीं नहीं सर ये तो नया डेटा है, कल का ही है, बिल्टअप तो ऐसे देते हैं कि भाई पूछो मत। और 5,000 में होते हैं सिर्फ 300 या 200 ढंग के वाले। फिर उसमें कौन रेस्पॉन्ड करेगा? हो सकता है 10% आप ले लो,
क्योंकि जब आप ईमेल करते हो ना, ओपन रेट ही होता है अराउंड 13%, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हायर लेवल पे। अगर किसी का 22% बोलते हैं ना, तो ये बहुत हाईएस्ट है, मतलब सुपर वाला है। मतलब 100 लोगों में किसी ने अगर ईमेल खोल के लिखा है, वो है 24%, मतलब डिलीवर हुआ है कम से कम। तो ये देखो ना कि जिसने 100 ईमेल भेजे, लोगों का हिसाब ये होता है जनरल में, 100 लोगों को ईमेल भेजा, मतलब मान के चलो सर मुझे तो 80 वाले तो मुझे बात कर ही लेंगे, 80 में तो 50 तो मेरे कस्टमर बन ही जाएंगे, और उसमें ऐसे 10 होंगे जो मुझे ना करोड़पति बना देंगे। ये होता है सपना, प्रैक्टिकल नहीं है ये। हिसाब ये है कि आप 5,000 डेटा खरीदोगे, उसमें से 300 निकलेंगे, 300 में से 20 लोग ही देखेंगे, 20 लोगों से एक भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगी इनिशियल में। बाद में हो सकता है 1-2 रिस्पॉन्ड भी कर ले। इनको क्या हो ना, ये 20 लोगों का ना आप पीछे पड़ोगे, क्योंकि आपको पता है ईमेल चालू है, उसने निकाल के देखा है मगर रिस्पॉन्ड नहीं किया। रिस्पॉन्ड नहीं किया का मतलब शायद बिजी हो सकता है या कुछ और चीज़ों में बिजी है, तो ये इसको और एक 10 ईमेल भेजो, ये 20 लोगों को और 10 ईमेल भेजो, तो ये 10 हो गया, फिर 50 भेज दिया, फिर 30 भेज दिया। ऐसे करते करते इनको पीछे पड़े रहोगे, तो फिर ये 20 में से 2 क्लाइंट आपको निकल के आएंगे। वो 2 में आपका कम से कम 4 कंटेनर निकलेगा, और एक कंटेनर का वैल्यू भी अगर आप कम से कम 10 लाख भी मान के चलोगे, तो 40 लाख का बिजनेस इधर करके बैठोगे। और इसमें टाइम कितना जाएगा? कम से कम 3 से लेके 6 महीने के बीच में। अगर आप हर दिन मेहनत कर रहे हो, नहीं कभी तो कर दिया, फिर जाके सो गए, फिर बाद में कुछ और काम आ गया, फिर बाद में शादी होगी वगैरह वगैरह, तो फिर भूल जाओ यार, नहीं होने वाला ये काम। ये हर दिन का मेहनत का काम है, हर दिन अगर आप नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। 1 मिनट, अब कुछ टेक्निकल इशू चल रही है यार, बीच बीच में ना थोड़ी कैमरा अटक रहा है, पता नहीं, थोड़ी टेक्निकल टीम बाद में देख लेगी, बट ओवरऑल यही है। तो ये देख लो कि हर चीज़ में ना हिसाब है, उस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे B2B हो गया या B2C हो गया, फिर बाद में पोर्टल्स आएंगे, ये 2 लाख का पोर्टल है, ये 3 लाख का है, ये 2 लाख का है, तो ऐसे करके काफ़ी सारे पोर्टल्स भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। मगर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये सारे पोर्टल जो है ना, ये सिर्फ आपके लिए अकेले के लिए काम नहीं करता। ये जो लीड जनरेट होता है ना, ये सब में बटेगी। 1000 लोग और होंगे जिनको घूम घूम के ना ये सबको चला जाएगा, तो फिर एक लीड इतने लोगों को चला जाता है, तो कभी कभी लगता है कि भाई ये एक चीज़ बताओ यार, मैंने तो इसको अलग से पैसे दिए हैं, मगर ये मेरा लीड सबको बांट रहा है। उसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, पहले अंदर का सर्कल वो बांटेगा, फिर बाहर का, ऐसे करते करते उसने करोड़ों लोगों को कवर कर रखा है। जब एक लीड ऐसे क्रॉस होगी ना, तो इतने कंपटीशन हो जाते हैं, तो फिर बाद में आपको लगता है कि यार मुझे एंड ऑफ द डे बिजनेस थोड़ी टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा ही होगी। अभी आपने तो पैसे दे रखे हैं, मगर फिर भी ये हर जगह क्यों बांटेगा? तो नॉर्मली उसका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है। तो अभी जब सबको नहीं बांटेगा, तब तक उसका भी प्रॉमिस होता है ना कि सबको लीड देंगे, तो सबको लीड देंगे मतलब अलग अलग से नहीं, एक ही लीड सबको देंगे, ये वाली बात होती है। तब आपका पूरा बिजनेस इसके भरोसे पे चल सकता है या नहीं चल सकता, वो भी देख लो, एक बार ट्राई करके देखो, फिर बाद में पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्केबल है, नॉट वर्केबल है। आपने एक लीड मिल गया, आपने इसको 2 लाख दिया था, मगर 40 लाख का आपने बिजनेस कर दिया, तो फिर भी ठीक है ना, इसको तब यूज़ कर सकते हो। मगर एक भी लीड नहीं मिल रहा, सारे लीड पैसे के मामले में अटक रहे हैं, तो फिर भूल जाओ, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। फिर गूगल सर्च कर लो, फिर गूगल का भी डेटा निकलता है, वो भी निकलवा लो। फिर यहाँ पे ऑफलाइन मेथड है, एम्बेसी हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल्स हो गए। अभी देखो इनके ऊपर एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा नहीं रख सकते, स्पेशली एक्सपोर्टर प्रमोशनल काउंसिल वाले। ये क्या है ना, ये सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, स्पेशली FIO वगैरह 2-3 और है, उनके ऊपर तो भरोसा ही मत रखना, क्योंकि वो ढंग का ईमेल का रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम है, उसका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर ये ट्रेड फेयर्स एक है जहाँ पे आपको अच्छा खासा डेटा मिल सकता है। अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्लाइंट को भी वहाँ पे मिल सकते हो। अगर कम से कम जाने के लिए नहीं हो रहा है, तो ये भी डेटा आपको मिल जाएगा। ईमेल कैंपेन में डाल दो, और इसका जो मोबाइल नंबर है उसको व्हाट्सएप कैंपेन में डाल दो, दोनों जगह से उनको टच बेस कर देना, तो वहाँ पे भी आपका इंक्वायरी जनरेट हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि होने की एश्योरेंस मैं नहीं, भगवान भी नहीं दे सकता, क्योंकि आगे वाला सीरियस बिजनेसमैन है या सिर्फ वो घूमने के लिए आया था, ये किसी को आइडिया नहीं है। और दूसरा, लोकल जो डायस्पोरा है ना, डायस्पोरा मतलब जो इंडियंस हैं बाहर रहता है, उनकी एक एसोसिएशन होती है,
हम तो झुंड बना के रहते हैं ना, इंडियन एसोसिएशन इन कनाडा, पंजाब एसोसिएशन इन कनाडा, सिख एसोसिएशन इन कनाडा, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तेलुगु एसोसिएशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, तमिल एसोसिएशन यूनाइटेड स्टेट्स, तो ऐसे काफ़ी सारे लोकल डायस्पोरा होता है। तो उनको बोलो कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है और हम इंडियंस हैं और हमारे यहाँ से आपको प्योर भेजेंगे, तो आप खरीदने के लिए तैयार हो, तो फिर ये डायस्पोरा वाले इंटरेस्ट शो करेंगे या उनके अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करेंगे, तो अगर हो सकता है यहाँ से भी छोटी छोटी ऑर्डर्स निकलना शुरू हो जाए, राइट। जब यहाँ पे निकल रहा है तो फिर बाद में भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन छू सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, बोलने के लिए क्या होता है, तमिलनाडु या तमिल एसोसिएशन यूएसए होता है, मगर यूएसए छोटा जगह नहीं है, वहाँ पे न्यूयॉर्क भी है, सैन फ्रांसिस्को वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पे आप इतने स्टेट्स होते हैं ना, 50 स्टेट उनके हैं और 50 स्टेट में हमारे 50 एसोसिएशन होंगे, तो हर जगह आपका अपना प्रेजेंस दिखा दो तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो इवन इंडियन डायस्पोरा, जहाँ जहाँ इंडियंस है, जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं ना, तो वो है कि वहाँ पे जितने हाथ हिलाने झंडा हिलाने वाले लोग मिलते हैं ना, तो वहाँ पे पकड़ो उनको, अरे मोदी जी को मिल लिया, अभी हमें भी मिल लो, तो ये वाली बात होती है। फिर बाद में आता है बायर वेरिफिकेशंस, उनकी वेबसाइट चेक कर लो, उनकी कंपनी रजिस्ट्रेशन चेक कर लेना, पेमेंट टर्म्स फाइनल कर लेना, पास्ट इंपोर्ट हिस्ट्री है या नहीं है। अगर उसने पहले खरीदा नहीं है, वो पहली बार आपसे खरीद रहा है, तो फिर दिक्कत वाली बात है, थोड़ा देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, ये अभी आपसे इसलिए भी खरीद रहा होगा क्योंकि जो पुराना सप्लायर है ना, इसको माल नहीं दे रहा क्योंकि इसने पेमेंट नहीं दी है, हो सकता है बोल रहा हूँ। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर इसका पुराना हिस्ट्री क्या है, कितना खरीद रहा है, किसको कहाँ कब बेच रहा था, कितने में खरीद रहा था, अगर ये प्रॉपरली आप मॉनिटर कर सकते हो तो फिर आप सोच लेना। क्योंकि बायर वेरिफिकेशन अगर आप नहीं करोगे ना, तो फिर यहाँ पे बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हो। हमारे यहाँ पे बायर वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मिलती है। अगर आप इसमें भी क्या होता है ना, हम लोग बोलते थे इसके साथ करो या मत करो, इसका रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन दोनों चीज़ में अगर कहीं पे भी फर्क पड़ रहा है तो आप प्लीज़ रोक देना कि अगर बायर फ्रॉड है तो आपका पैसा डूब जाएगा। या कम से कम आपने ईसीजीसी के साथ, एक गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है, कम से कम इनके साथ आपने चेक कर रखा है कि भाई ये तो इंश्योरेंस दे रहे हैं, अगर मैं इसको माल भी दे दूंगा, अगर ये कल भाग भी जाएगा ना, मुझे कम से कम ये वाले पैसे दे देंगे, तो भी चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है और ये फ्रॉड है और आपने ऑर्डर के मजबूरी में इसको पैसे दे दिए, मतलब माल दे दिया और ये पैसा नहीं भेजेगा, तो भले ही अगर आपको लॉस ही कराना था तो पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते हैं, तो मेरी अकाउंट नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, मेरे अकाउंट में डाल के भूल जाओ, राइट। मजाक कर रहा हूँ, किसी भी कोई भी अकाउंट में पैसे मत डालो। बेसिक सी बात है ना, क्योंकि अगर पैसे डुबाना ही है तो कहीं पे भी अच्छी जगह डुबाओ ना, तो इसको देखे क्यों डुबा रहे हो अपने पैसे। अगर ये अपने टर्म्स पे काम करेगा, पेमेंट टर्म्स ढंग का है, तो फिर बात करो, वरना फिर भूल जाओ, इसको बायर भी नहीं माना जाए ऐसा, राइट। क्योंकि मैंने पहले बोला ना, अगर मार्जिन नहीं तो डील नहीं, अगर पेमेंट नहीं तो बायर नहीं, तो काहे का बायर है जो पेमेंट ही नहीं दे रहा, राइट। तो वो हिसाब है। अभी मजबूरी में आके क्या होता है ना, सब लोग ऑनियन उठाओ दुबई भेजो, बायर क्रेडिट में लेगा, पूरा मार्केट में घुमाएगा, फिर अपना 5% रखेगा, फिर बाकी जो लॉस में पैसा आया वो आपके अकाउंट में भेज देगा, फिर आप यहाँ पे ERC BRC के पीछे भागते रहो, सेटलमेंट लिखो, डिक्लेरेशन लिखो, बैंक वालों को बोलो सर क्वालिटी का इशू आ गया था, हमने लॉस कराया तो ये पैसे डूब गए और इसको सेटल करो, तो ये वाली चीज़ें आती हैं। तो ऐसे चीज़ों में आपको फंसना नहीं है, ये मैंडेटरी रूल है, मगर अभी है लोग फंसते हैं तो फिर फंसते हैं, ठीक है। मदद चाहते तो है हम लोग, फिर भी मैं जनरली बता रहा हूँ। फिर प्राइस एंड कोटेशंस है, कैलकुलेशन आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल पहले, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल, अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए, राइट। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, पैकेजिंग होगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपके पास क्या होता है ना, डायरेक्टली पैकेजिंग के पास ही आ जाती है डायरेक्ट, क्योंकि आपको प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके लिए पैकेजिंग जो मटेरियल होता है ना, यही रॉ मटेरियल होती है, अगर ट्रेडर के लिए मैं बोलूँ तो। पैकेजिंग के बाद जो पैसे लगे तो वो आपका है। फिर बाद में लैब टेस्ट होगा, तो लैब टेस्ट में मटेरियल सब ठीक है तो फिर आप अपना प्रॉफिट मार्केट कैलकुलेट करो, फिर कंटेनर निकलवा दो। तो प्राइसिंग कैसे दोगे, एक तो एक्स वर्क्स दे दो, फैक्ट्री का रेट है, मतलब अपने घर में इंडिया में अपने फैक्ट्री में कितना पड़ रहा है वो तो रेट अपने मान के चलो, फैक्ट्री से मेरी बात हुई,
राइट। मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। मैंने मैन्युफैक्चर से बात किया, उसने बोला 30 रुपीज़। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं 33 रुपीज़ मैंने मार्जिन डाला और ये मेरा रेट है, ठीक है। तो मैंने एक्सवर्क्स का रेट 33 रख दिया। अभी एफओबी रेट है, एक्सवर्क्स में और एफओबी में क्या फ़र्क है? तो एफओबी मुझे ना मुंबई तक पहुंचानी है, कंटेनर लोड करवाना है। तो अभी कंटेनर का कस्टम क्लियरेंस सारा फॉर्मेलिटी मेरी रहती है। तो फिर मैं ना वो सारे खर्चे इसमें जुड़ाऊंगा और मैं ये 33 रुपीज़ 35 रुपीज़ हो जाता है। 33 ही मेरा प्रॉफिट है। 30 जो 2 रुपये जुड़े हैं ना, वो मेरा नहीं है, वो कस्टम्स का है। कस्टम्स बाकी लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर जो है वो है। अभी उसने बोला CIF, चलो यार मैं CIF भी कर देता हूँ, मगर वो 35 रुपीज़ जो है ना वो 36 बन जाता है। क्यों? CIF का खर्चा है, क्योंकि इंश्योरेंस मुझे लेनी पड़ेगी और फ्रेट का खर्चा मुझे देना पड़ेगा, तो ये खर्चा 36 हो गया। तो अगर उसने बोला DDP तो ये 42 रुपीज़ हो जाता है। क्यों? इसका यहाँ पे मैं मेरे पोर्ट से लेके जाके उसके पोर्ट पे डिलीवर करूँगा, फिर वहाँ पे ड्यूटी पे करूँगा, फिर उसके बाद उसके घर तक भी पहुँचाऊँगा। तो ये सारा जो एडिशनल खर्चा है ना, ये आएगा DDP पे। तो अब ये 42 रुपीज़ बन जाएगा। तो अभी आपको लगता होगा कि यार 30 रुपये से 42 रुपीज़ में मेरा प्रॉफिट बना। नहीं, मेरा प्रॉफिट तो 33 रुपीज़ ही है, 3 रुपये ही मेरा प्रॉफिट है। 42 रुपीज़ जो डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये सब लॉजिस्टिक चला जाता है। और आज के टाइम में ना लॉजिस्टिक भले ही सी से आप भेजोगे तो भी इतना सस्ता नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई निकल गया। आज के टाइम में लॉजिस्टिक भी महंगा है। फिर कोटेशन में एसेंशियल्स क्या होता है? एक तो HS कोड, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, फिर आता है पैकेजिंग, फिर आता है कौन से पोर्ट से आप भेज रहे हो, फिर बोलते हो कि ये प्राइस कितना दिन का है। क्योंकि ये जो होता है ना FOB से CIF और DDP, ये सिर्फ आपको 15 दिन का ही मिलता है। इसके ऊपर बाद में जाके वो 1 साल के बाद कोटेशन कंफर्म भी करेगा ना। ऐसा होता है कि 12 महीने के बाद आ गया जो बड़ा कस्टमर है। अरे बड़ा कस्टमर है तो ठीक है, मगर 12 महीने तक तो मेरा वैलिडिटी नहीं है। भले ही मेरे एक्सवर्क्स फैक्ट्री प्राइस में मेरा 33 जो था वो 34 हो चुका होगा, ठीक है, मैं 34 में दे दूंगा, मगर ये जो लॉजिस्टिक प्राइस है ये अभी 10 रुपये में नहीं बचा या 9 रुपये में नहीं बचा, ये तो बढ़ गया है। तो अभी ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से भी चेंज होगा। तो उतना आपको ध्यान में रखना है, वरना फिर आपके पैसे यहाँ पे वैलिडिटी में डूब सकते हैं। फिर बाद में पेमेंट टर्म्स रहेगा। अभी देखो एक्सवर्क्स का रेट आप किस हिसाब से देते हो? लोगों को लगता है कि मैंने बोला 30 रुपये मैन्युफैक्चर दे रहा है तो मेरी अपनी 3%, ठीक है, ये कब दूंगा मैं 3%? मगर मैं एक पैकेजिंग पे मेरा 3 रुपये का प्रॉफिट है, ये कब है? जब आप पैसे पहले देते हो। अगर आप 30 दिन के बाद दे रहे हो, क्रेडिट मांग रहे हो मेरे से सीधा सीधा, तो मेरी बैंक की इंटरेस्ट रहेगी, क्योंकि फैक्ट्री वाले को तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे ना। पहले 30 रुपये का पैसा है, अभी मेरा 3 रुपये के चक्कर में मेरी पूरी 33 रुपीज़ घुसाऊंगा मैं, और बैंक वाला मुझे बोलेगा भाई तू 16% ना मुझे इंटरेस्ट दे भाग। तो ये 16% मैं इस पर थोपूंगा। जब पेमेंट हम ये होगा कि अगर ये मुझे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट देगा, डॉक अगेंस्ट पेमेंट, उसको डॉक्यूमेंट तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो मेरा पेमेंट क्लियर नहीं करेगा। मगर ठीक है, मगर जाने आने के टाइम जो होता है ना शिप का, वो करीब करीब 40 डेज लग जाती है, या 12 दिन लगता है, या 30 दिन लग जाती है। मुझे नहीं पता कि कौन से कंट्री पे भेज रहा हूँ, मगर जिस भी कंट्री पे भेजूंगा तो अगर वो 40 दिन खा गया ना तो 1 महीने का इंटरेस्ट के ऊपर चला जाता है। तो ये मेरा 30 रुपये प्लस 3 रुपये, इसके ऊपर मुझे करीब करीब एवरेज में मुझे मान के चलो यार 1.8 से लेके 2% तक वो खा जाता है। अगर मैं प्राइवेट से उठाऊंगा तो करीब करीब 2% भी मुझे एक्स्ट्रा लग गया ना, तो भी मुझे इसके ऊपर जोड़ना पड़ेगा। और उसके ऊपर रिस्क भी रहेगा कि ये पेमेंट उठाएगा नहीं उठाएगा, माल उठाएगा नहीं उठाएगा। कल माल पहुंचने के बाद अगर नहीं आया तो वो कंटेनर मेरे नाम पे ही रहेगा, उसका पूरा डैमेजेस चार्जेस मुझे पे करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है बाद में। तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बायर का हैसियत पहले देख लो, वरना ऐसे बुरे हाल पे फंसोगे फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगी आपके लिए। तो कम से कम बायर वेरिफिकेशन रिपोर्ट मंगवा लो, थोड़ा महंगा लगेगा मगर आपका पैसा बचाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है पैकेजिंग और टेस्टिंग। अभी पैकेजिंग क्या होता है कि पैकेजिंग का भी टेस्टिंग होती है और प्रोडक्ट का भी टेस्टिंग होता है। पैकेजिंग का टेस्टिंग का मतलब जब आप ऊपर से गिराओगे या कहीं पे रखोगे वो फुट ना जाए, बिगड़ ना जाए,
वो मेन चीज़ होती है। एक स्टैंड अप पाउच होता है, कार्टन बॉक्सेस होते हैं, बल्क सैक्स होती है, रिटेल पैक्स होते हैं। ये आपके बायर कौन है, इसमें होलसेलर है, रिटेलर है, सुपरमार्केट है, उसके ऊपर ये डिफाइन करेगा कि पैकेजिंग किस तरीके का जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिपोर्ट्स, लैब रिपोर्ट्स होती है, रिक्वायरमेंट एफएसएसआई का होता है, एपेडा का होता है, एसजीएस का होता है, यूरोफिन्स का होता है। बट ये डिपेंड करेगा कि आपका बायर चाहता क्या है। मैं नॉर्मली एसजीएस का रिकमेंड करता हूँ, मगर ये सस्ते भी नहीं है, ये बहुत महंगे हैं, प्रीमियम वाले हैं ये। मगर इसकी जो एसजीएस की रिपोर्ट जो होती है ना, ये आपको दुनिया में हर जगह मान्य है, मतलब अप्रूव्ड है, वहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। बट ये होता है कि हर बार तो नहीं करा सकते भाई, इतना महंगा है, तो कहीं पर कहीं आपको थोड़ी सब स्टैंडर्ड वाली देखनी पड़ेगी, जो भी इनकी रेप्यूटेड वाले लैब्स होते हैं। एक तो एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल होता है और दूसरा होता है एनएबीएल। तो ये 2-3 रेप्यूटेड वाले हैं, तो उनके जो ऑथराइज्ड होते हैं उनके लैब से आप करा सकते हो। और हर एक लैब अपना अपना प्राइस लेके बैठता है, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्या क्या पैरामीटर्स करेगा, वो उस हिसाब का है। अभी देखो अपोलो वाले हैं जो टेस्ट करते हैं 119 का, फोर्टिस वाले हैं वो 220 का कुछ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लैब्स होते हैं जो बड़े बड़े पैरामीटर्स चेक करते हैं। अभी आपका क्या पैरामीटर है उसी के हिसाब से प्राइजेस होगा। अभी सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए या एक्सपायरी चाहिए या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उसका पूरा रिपोर्ट अलग से निकाल के देते हैं। तो वो रिपोर्ट का जो प्राइजेस होती है, हर एक रिपोर्ट का अलग अलग प्राइस होता है, उसके हिसाब से आप देख लो। फिर आता है कंट्री स्पेसिफिक टेस्टिंग। अभी यूएस वाला अलग बोलेगा, यूरोप वाला अलग बोलेगा, मिडिल ईस्ट वाला अलग बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया वाला अलग बोलेगा। तो ये अलग अलग कंट्री का अलग अलग हिसाब होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करो। वरना क्या होगा कि हर जगह का एक ही टेस्ट और एक ही रिपोर्ट आप हर जगह लेके जा रहे हो, तो फिर काम नहीं बनने वाला। अभी हमने देखा है कि पैकेजिंग और लैब टेस्टिंग का हो गया। अभी ये डिपेंड करेगा कि एंड ऑफ द डे कौन सी कंट्री है, बायर क्या बोलेगा, उस हिसाब से आप टेस्टिंग करा लो। मगर एसजीएस मेन है, बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे। अभी दूसरा आता है डॉक्यूमेंटेशन। अभी 2 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक होता है इंडिया का, एक होता है फॉरेन का। अभी इंडिया के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको एक तो कमर्शियल इनवॉइस। अभी लोगों का ये डाउट आता है कि सर इनवॉइस और कमर्शियल इनवॉइस क्या होता है, दोनों एक ही होती है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर आता है पैकेजिंग लिस्ट, डब्बे में कितने हैं, एक डब्बा है और उसमें कितने बैग्स हैं और इस तरीके के कितने कंटेनर में भरे हुए हैं, तो ये कैलकुलेट करना होता है, तो ये पैकेजिंग लिस्ट में होती है। फिर एचएस कोड डिक्लेरेशन चाहिए, फिर आईसी कोड चाहिए, जो मैंने पहले भी बोला था कि आईसी आपको रजिस्टर करना पड़ता है, 500 रुपये में बन जाएगी। फिर आता है बिल ऑफ लीडिंग, फिर आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये सारे सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, बिल ऑफ लीडिंग और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या पैथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये सब डिपेंड करेगा जब आप कंटेनर भेज रहे हो। और ऑप्शनल होते हैं हलाल सर्टिफिकेट, पैथोसैनिटरी, हेल्थ सर्टिफिकेट, टेस्ट रिपोर्ट। ये सब अगर बायर ने मांगा है तभी ये चाहिए होता है, इधर से लेके इधर तक ये सब चीज़ें जब आप शिपमेंट करोगे तभी आएगा, वरना तो नहीं आएगी। फिर आता है पेमेंट मेथड। एक तो आता है एडवांस, बेस्ट सेफ है किसको, बाय सप्लायर को, क्योंकि अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ना तो मुझे एडवांस मिल गया, अरे मैं माल बेचूँ या ना बेचूँ उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, पैसे तो आ गए ना। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए क्या होता है ना, इंडियंस के भरोसे थोड़े डगमगा चुके हैं, तो बायर देते नहीं है एडवांस। देते भी हैं तो 10% देते हैं, 20% देते हैं। 100% एडवांस पेमेंट में आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल है, पहले होता था मगर आजकल हमारी इज्जत दाव पे लग चुका है, तो फिर उसकी वजह से ये नहीं आता है। फिर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, ये दोनों के लिए बेस्ट है। क्यों, मेरे और बायर के बीच में ना बैंक आता है, बैंक गारंटी लेती है कि हाँ भाई कम से कम, वो ये नहीं गारंटी लेता है कि प्रोडक्ट अच्छा है या बायर अच्छा है, वो गारंटी ये लेता है कि भाई अगर इसने बायर ने ना पेमेंट नहीं दिया, तू मुझे डॉक्यूमेंट ढंग से दे दे, जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बोला था, तो बैंक पूरा पेमेंट आपको ट्रांसफर करा देता है बायर को पूछे बिना। डॉक्यूमेंट सही है तो पेमेंट आ जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो एलसी आपका गले का फंदा बन जाएगा और वहां पे बहुत बुरी हाल पे फंसोगे। अगर आपको पहली बार करते हो तो एलसी पे थोड़ा समझ के करना या किसी का कंसल्टेशन ले लेना, वरना मार खा सकते हो। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन अगेंस्ट पेमेंट। ये मैंने बोला, पहले डॉक्यूमेंट भेजो, कंटेनर भी भेजो, कंटेनर के बाद डॉक्यूमेंट मिलेगी, डॉक्यूमेंट उसके बैंक को पहुंचेगा, फिर उसका बैंक बोलेगा कि भैया डॉक्यूमेंट आ चुका है, आप पेमेंट ले लो, पेमेंट देके डॉक्यूमेंट ले जाओ।
अभी वो बैंक आया ही नहीं, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट बैंक में पड़ा हुआ है और आपका कंटेनर उसके देश में है। अभी वो क्या करेगा ना, लोग ना बहुत फंसाते हैं, मतलब स्कैम कैसी चलती है। तो बोलेगा कि भाई देख क्या है ना कि जब हमारी बात हुई थी तब तो ठीक था, अब ना पैसे मेरे पास कम है, 20% कम है, तो डिस्काउंट दे दे। मतलब 20% का डिस्काउंट, मैं तो 5% पे काम कर रहा था, राइट। अभी 15% मेरी जेब से जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा। अभी मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, ऑनियन, जिसका मतलब टाइम बॉम्ब है। अगर ये माल मैंने जल्दी नहीं बेचा 20% डिस्काउंट पे, तो ये माल सड़ जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा कल 0। अभी कम से कम 20% में बेचने में समझदारी है ना, भली बेवकूफ़ी है बट फिर भी समझदारी वाली बात है। वरना आप क्या करो कि अगर उसका 1 रुपये भी पेंडिंग है तो वो BL में किसी का नाम ही मत डालो टू द बैंक। आप बैंक को एड्रेस करके डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, और कोई नया बायर उसी टाइम पे अवेलेबल है तब आप देख लो। फिर ओवरसीज या पूरा एस्ट्रो अकाउंट उधारी में सब दे दिया, वो तो पूरे पैसे फंस जाएंगे। फिर एस्ट्रो अकाउंट भी वही है, बीच में बैंक आएगा, मगर इस बार क्या होता है ना, पहले बैंक में पैसे आ जाता है। BL में क्या होता है, सॉरी LC में क्या होता है, बैंक सिर्फ गारंटी देती है, पेमेंट उसके पास नहीं है। तो ये हिसाब होता है। तो एस्ट्रो अकाउंट अलग है, LC अलग है, तो दोनों काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। तो यहाँ पे लोकल लॉजिस्टिक्स और शिपमेंट में आप देख लो। एक तो फ्रेट बुकिंग, पहले तो आप लोकल में देख लोगे, फिर बाद में फ्रेट फॉरवर्डर CHA से कर लो या फ्रेट फॉरवर्डर से कर लो। मैं बोलता हूँ ज़्यादातर फ्रेट फॉरवर्डर से कर लो, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई CHA का लाइसेंस्ड वाला पर्सन एसोसिएटेड रहता है। और नॉर्मली फ्रेट फॉरवर्डर थोड़ा रेपुटेड भी होते हैं, थोड़ा देख लो, क्योंकि सिर्फ नाम का फ्रेट फॉरवर्डर, सिर्फ नाम का CHA नहीं जमेगा। क्योंकि एक बंदे का बीमारी हो गई और वो बंदा सो गया तो मेरा पूरा कंटेनर सुला देगा। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में आता है मोड्स ऑफ शिपिंग, समुद्र से भेज दो, एयर से भेज दो, कोरियर से भेज दो। एक दूसरा भी है, ट्रेन से भी भेज सकते हो और ट्रक से भी भेज सकते हैं। ट्रेन और ट्रक सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के लिए है, और पाकिस्तान के लिए हम लोग कुछ भेजते नहीं है, तो बात हुआ है। फिर यहाँ पे कंटेनर टाइप है, 20 फुट का कंटेनर, 40 फुट का कंटेनर, LCL। और कंटेनर के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो भी जाके देख लेना। यहाँ पे मैं जितने भी टॉपिक्स मैंने अलग अलग सी बात करी हुई है ना, ये सब चीज़ों के बारे में अलग अलग सी वीडियो है, पूरी डिटेल में है और विथ प्रॉपर डिटेल्स है। वो जाके पूरा देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो एक वीडियो में ना सारा सब कुछ कवर करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा आप देख लोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए, तो वो आपके लिए फ़ायदा होगा। LCL होता है लेस देन कंटेनर लोड। अभी मान के चलो मुझे ना पूरी कंटेनर का लोड नहीं चाहिए भाई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, ना इतने कंटेनर का कोई बायर आ भी रहा है मेरे पास। मुझे ना एक कंटेनर में ना सिर्फ थोड़ी जगह दे दो। यहाँ पे ना वो होता है कि बस, जो लोकल बस नहीं होता, आपको क्या होता है, सीट का हिसाब देता है ना, आप जिस सीट पे बैठे हो उसी सीट का पैसे देने हैं। 2 लोग हैं तो 2 लोगों की सीट, अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों की सीट, तो उसी हिसाब होता है कंटेनर में भी। यहाँ पे होता है सीट नहीं होता है, यहाँ पे CBM होता है, राइट। 1 CBM, 2 CBM, उस हिसाब से मिनिमम बुकिंग होती है और CBM के हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं, बात खत्म। तो यहाँ पे कभी भी ये मत सोचना कि अगर 50 लाख का माल है, मतलब एक 40 फुट या 20 फुट का कंटेनर 50 लाख में जा रहा है, तो मुझे 50 लाख इन्वेस्टमेंट डालनी है। नहीं, तुमको इसको काट सकते हो। अभी 50 का कितना पीस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। 50 का अगर एक पूरा बोरी आता है तो उसको आप कितना भी काट लो ना। अब बस मुझे इतना ही काम करना है सर, मुझे इतना ही काम करनी है, ठीक है, इतना ही करो। ये कितने का पड़ेगा, 2 लाख का पड़ेगा या 5 लाख का पड़ेगा, ठीक है, उतना ही कर लो। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ही होगी। काफ़ी लोगों का ये होता है कि सर मुझे ना एक्सपोर्ट 5 लाख का करना है मगर मुझे 40 लाख का प्रॉफिट चाहिए, ये तो नहीं हो पाती, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगा दो, थोड़ी एक्सपेक्टेशन ढंग का रख लेना, सो दैट बिजनेस बढ़ पाए, कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए, राइट। एक तो कस्टम क्लियरेंसेस, एक तो AD कोड रजिस्ट्रेशन, मैंने पहले बोला था आपको, शिपिंग बिल आ जाएगा, कस्टम CHA वाला जो सबमिशन करना है वो कर देगा। अगर कस्टम को लगता है इंस्पेक्शन के लिए आना है तो इंस्पेक्शन आके कर लेंगे, चेक कर लेंगे, वरना फिर अप्रूवल दे देंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर आउट हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लियो। जब लियो आ जाती है तो मतलब माल बाहर निकल जाएगा। बिल ऑफ लीडिंग, फिर कैरियर ट्रैकिंग, ये 2 चीज़ होती है।
तो एक बार ये हो गया तो फिर आपका माल बाहर। उसके बाद आपका बीएल कॉपी जो है इसको आप कोरियर कर दोगे बायर के लिए। अगर इसमें 1 रुपए का भी पेंडिंग है पेमेंट, इसको बीएल मत भेजना। बीएल उसका पूरा पेमेंट आने तक बीएल मत भेजना, क्योंकि अगर बीएल आपने भेज दिया इसका मतलब ये है कि आपका ओनरशिप जो है ना उसका ट्रांसफर हो गया, अभी उसके हाथ में है बीएल कॉपी, और ये बीएल लेके ना पूरा कंटेनर छुड़वा लेगा। अगर आपने ओरिजिनल बीएल उसको दिया ही नहीं है तो फिर उसको कंटेनर छुड़ा ही नहीं सकता, वो कंटेनर उधर ही पड़ा रहेगा और वो भी आपके नाम पे रहेगा। तो ये बड़ा दिक्कत है। विदेश में अगर आपका कंटेनर पड़ा हुआ है आपके नाम पे, अगर उसका क्या होता है ना 7 से 14 दिन का डिफरेंस होता है। ये आपका कंटेनर के आप पूछ लेना, क्योंकि मेरे नाम पे बिल पड़ना, क्योंकि 7 दिन का भी हो सकता है, 14 दिन का भी हो सकता है। एक ड्यूरेशन टाइम होती है फ्री का, मतलब 7 दिन आप कंटेनर रख लो, 14 दिन आप अपना कंटेनर रोक सकते हो, ये वाला है। तो क्या होता है ना 7 दिन में अगर कंटेनर वापस नहीं आया तो भी आपकी गलती है। अगर 14 दिन तक भी आपका कंटेनर आपने क्लेम ही नहीं किया तो भी ये आपकी गलती है। फिर 15 दिन से या 8वें दिन से आपका दिन का हिसाब लगेगा भाड़ा, मतलब 8वें दिन से क्या हो सकता है 200 रुपये नहीं होता है, करीब करीब 1500 या 1200 हिसाब से देख लो कि हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप देख लो ना कि क्या डैमेजेस लगने वाली है। अगर लगेगी तो बहुत ज़ोर से लगेगी और वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन कभी भी आ गया ना, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपके लिए ना एक वेयर हाउस अरेंज करवा के दे देंगे। आपका पूरा कंटेनर का माल अंदर रखवा देंगे और वेयर हाउस का खर्चा जो कंटेनर है उसका सिर्फ 10 गुना होता है, मतलब 10% होता है। 10 गुना बोल रहा हूँ, 10%, 10% होता है। तो यहाँ पे 10% में आप पूरी अपनी कंटेनर रुकवा सकते हो, जस्ट इन केस ऐसा सिचुएशन आना नहीं चाहिए। आ गया तो फिर फंस सकते हो, राइट। तो प्रैक्टिकल फ्लो क्या है, पहले आप क्या करोगे, प्रोडक्ट चूज करोगे, फिर बाद में आईईसी करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर अपना वेबसाइट और कैटलॉग फाइनल करोगे, फिर उसके बाद बायर ऑनलाइन ढूंढोगे, फिर कोटेशन सेंड करोगे, फिर एक परचेज ऑर्डर आपको आएगा, फिर उसको प्रोक्योर करोगे प्रोडक्ट्स, फिर पैक और टेस्ट करोगे, फिर शिपमेंट बुक करोगे, कस्टम क्लियरेंस करोगे, पेमेंट सेटल करोगे, फिर अपना पैसा अपने बैंक में। यहां तक शायद क्लियर है। अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज कमेंट बॉक्स यूज कर लेना। तो अभी मोटा मोटा क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं ना कि फ्री में कर लो, काम हो जाएगा फ्री में। तो फ्री में कुछ नहीं होता, जो मैंने पहले भी बताया था। तो इनिशियल सेटअप क्या होता है, आईसी 500 रुपये अगर आप खुद करोगे, अगर सीए से करोगे तो 2000 से तो कम का कुछ नहीं होता। फिर वेबसाइट बनता है 5 से 25-30 हज़ार, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा क्या यूज़ कर रहे हो, राइट। फिर कैटलॉग है, फिर कैटलॉग अगर आप बनवाओगे तो एक्सपर्ट मतलब अच्छा बना देगा तो 5000 में बन जाएगा, या सस्ते में चाहिए तो 1000 में बन जाएगा। मार्केटिंग का कॉस्ट 1000 से 10,000 के बीच में, मैंने फिर भी कम रखा है, इससे बहुत ऊपर जाता है। फिर बिजनेस रजिस्ट्रेशन 2000 से लेके 20,000। तो ये कंपनी रजिस्ट्रेशन, मतलब ये प्रोप्राइटरी वाला है। प्राइवेट लिमिटेड इसी को आप मान के चलो और एक 50 से 60,000 एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट, सैंपल का बार बार हर महीना बुक करना पड़ेगा, सैंपल टेस्ट करनी पड़ेगी, वो 5 से 30,000 हो जाएगा, टेस्टिंग का, सैम्पलिंग का, राइट। तो फ्रेट ये वेरिएबल है, ये तो आपको एंड ऑफ द डे बायर के ऊपर ही रहेगा, फिर भी आप एक बार पूछ सकते हो। फिर लोकल ट्रांसपोर्ट आपको डिपेंड करेगा आपका पोर्ट कितना दूर है, तो उसके ऊपर ये मैटर करेगी। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, बायर का वेरिफिकेशन, बायर का कुंडली जाने बिना उसको पैसे दे दोगे तो फंस जाओगे, राइट। तो सेंडिंग इनकम्प्लीट कोटेशंस, कोटेशन में ना एचएस कोड है ना टर्म्स एंड कंडीशंस है। जब टर्म्स एंड कंडीशंस ही आपने ढंग से नहीं लिखा तो फिर वो कौन सी लायबिलिटी आप पकड़ सकते हो उसको। फिर यहाँ पे इनएफेक्टिव कम्युनिकेशन, देखो क्या होता है ना, एक होता है पहले अवेयरनेस, फिर होता है ट्रस्ट, फिर उसके बाद होता है बिजनेस क्लोजर। अगर आपका अवेयरनेस और ट्रस्ट और बिजनेस क्लोजर, इसके बीच में आपका यहाँ पे जब ट्रस्ट आती है ना, तब होना चाहिए आपका प्रॉपर एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे ढंग का नहीं है तो फिर आप भूल जाओ, बिजनेस होगा ही नहीं, क्योंकि भरोसा ही नहीं है ना आपको बायर का भरोसा ही नहीं जीत पाए, आपका कम्युनिकेशन ही ठीक नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप मर जाओगे, राइट।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर यहाँ पे दूसरी एक आता है कि रॉन्ग एचएस कोड। एचएस कोड मैंने बोला था 8 डिजिट का भी होता है, 10 का भी होता है, 12 का भी होता है। आपको 10 और 12 का कोई संबंध नहीं है। आप कहाँ पे हो? इंडिया में हो। आपको क्या करना है? 8 डिजिट का ही करनी है। तो यहाँ पे जब भी आप एचएस कोड डालते हो 8 डिजिट का प्रॉपरली डाल के भेज दो। बाकी उधर जाके अगर आपने डीडीपी पे किया है तो ये आपका फ्राइट फॉरवर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पे ओवर कमिटमेंट मत कर देना। ये 7 दिन अगर बाय मैन्युफैक्चरर ने बोला है 7 दिन, अभी आप एज अ ट्रेडर क्या बोलोगे? 10 दिन। अगर मैन्युफैक्चरर के एंड से 3 दिन का भी डिले हो गया फिर भी आपका इज्जत बचा रहेगा क्योंकि आपने 10 दिन बोला था। अगर 10 दिन बोल के आपने 5 दिन में ही माल रेडी कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे हम बोलते हैं विद इन 10 डेज। काफी लोगों का क्या होता है ना, उसने 5 दिन बोला है या उसने 7 दिन बोला है तो मैं ना 3 दिन बोल दूंगा, मतलब जितना जल्दी मतलब उतना जल्दी मेरा डील कंफर्म हो सकता है। तो इसमें क्या होता है ना, ओवर कमिटमेंट करके ना अगर 3 दिन के बाद चौथे दिन में आपका बायर गाली देना शुरू करेगा या भरोसा उड़ना शुरू हो जाएगा, 4 गया, 5 गया, 6 गया, 7 गया, आपका मैन्युफैक्चर ही 10 दिन ले लिया तो फिर आपके हाथ में माल आने आता है 15 दिन हो गया। 4 दिन कहाँ पे है और 15 दिन कहाँ पे है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और अगर ये एलसी के ऊपर लेते हो पेमेंट और एलसी में उसने लिखा है कि भाई 4 तारीख के अंदर पेमेंट मतलब मटेरियल बीएल कॉपी आ जाना चाहिए, आपका यहाँ पे 14 दिन हो गया तो आपका बीएल अभी नहीं निकलेगा, आपका पेमेंट जो भी है ना नहीं हुआ है तो आपका एलसी क्लेम नहीं होगा, तो आपका एलसी फंस जाएगा, फिर उसका रिवर्क होना चाहिए, तो वो बड़ा बड़ा परेशानी है, राइट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने गलती से भी ना प्रोडक्ट में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, पैकेजिंग में, प्रोडक्ट तो आपका बहुत सही था मगर पैकेजिंग में आप मार खा गए, तो फिर क्या होता है ना कि जब तक एयरपोर्ट मतलब पोर्ट तक पहुंचते पहुंचते ना ये टुकड़ों में आ जाता है तो फिर वो तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, तो फिर उसका रीपैकिंग शुरू होगी। तो थोड़ा ना आप जितना ध्यान प्रोडक्ट पे लगाते हो उतना ही आपको पैकेजिंग पे भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मान के चलो मैंने मैकबुक भेज दिया आपको, मगर ना मैकबुक मैंने ना थैली में डाल के भेजा है। अभी मैकबुक का कीमत क्या हो सकता है, मैकबुक तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है बट एंड ऑफ द डे उसका पैकेजिंग ना बहुत घटिया सी हुई थैली में डाल के भेजा मैंने, तो फिर वो उसका डिस्प्ले अलग है, मॉनिटर अलग है, उसका कीबोर्ड अलग है, उसका डिस्प्ले, उसका बैटरी सब अलग अलग मिला, तो उसका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है? कुछ नहीं, ऑलमोस्ट डैमेज ही है, उसको कचड़े में डालना पड़ेगा। तो ऐसे भी आपको नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जब आप टेस्ट नहीं करते हो, नॉर्मली ये हर बायर के साथ नहीं होता है, मैं हमेशा ये नहीं बोलता कि एसजीएस के साथ ही आप करो, एसजीएस के साथ थोड़ा महंगा सर्विसेज है, अभी टेस्ट के बिना अगर आप भेज दोगे, ये बायर के ऊपर बोल देना अगर आपने बिना टेस्ट आप माल मंगवा रहे हो, क्योंकि आप एक काम करो, आप बिना बोले भी कोटेशन में भी आप जब 33 रुपीज़ चार्ज करते हो, फॉर एग्जांपल जो भी प्रोडक्ट है 30 रुपये का मैन्युफैक्चर और 33 मेरा मार्जिन है, तो मेरे मार्जिन के साथ जब मैं कर रहा हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, ये जो टेस्टिंग है ना इसको भी मैं 33 में इंक्लूड कर लेता हूँ। तो तब क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली ये 33 रुपीज़ जो है ना, मैं उसको बोलना नहीं पड़ता कि यार आपको ना टेस्टिंग करवाना ही पड़ेगा, मैं ना मेरे एंड से इसका खर्चा मैं दे देता हूँ और ये मैंने टेस्ट रिपोर्ट मंगवा लिया। जब मेरी प्रोडक्ट मलेशिया पहुँचता है और वहाँ पे बायर बोलता है यार ये तो क्वालिटी मैंने जो ऑर्डर किया था वो नहीं है, सही है ऐसा है, तो मैं ये ले भाई मेरा रिपोर्ट है, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो मैं बोलता अरे नहीं नहीं ठीक है, वो कोई और कंटेनर का गड़बड़ हुआ था, मिसकम्युनिकेशन हुई थी। तो ये वाले जो खेलते हैं ना, मलेशिया वाले, दुबई वाले, सिंगापुर वाले, इंडियन वाले, जो भी इंडिया से गए हुए हैं और हम ही को ठग रहे हैं, तो फिर उनको सिखाने के लिए ना आपके पास एक ही रहता है कि ये टेस्ट रिपोर्ट। अगर आपने ये बचाव नहीं किया तो भाई वो है कि एसजीएस का तो पैसे आपने बचा लिया मगर आपने पूरा अपना जो कैपिटल था तो वो पूरा चला गया। तो ये सोच लो कि इसका खर्चा क्या है, कितने हैं और कैसे इसको मैनेज कर सकते हो, इसका थोड़ा तोड़ निकालो। मैं नॉर्मली एसजीएस का नहीं कराता मगर कोई थर्ड पार्टी तो कम से कम करा ही लेता है,
जिसका ग्लोबल रेपुटेशन है उनका हमने निकाल दिया और हमने बोल दिया कि भाई देखो जब कंटेनर भेज रहे हैं तो उसके साथ ये टेस्ट रिपोर्ट भी हम भेज देते हैं, इसमें हमारी यहाँ पे ये रिपोर्ट थी, अगर आपके यहाँ पे कोई फर्क आया तो अभी बताओ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली मुझे इंश्योरेंस भी क्लेम करना होता है ना, तो वो देखना होता है। तो वो आप थोड़ा प्लान कर लो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बेसिक गलतियाँ लोग करते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा वीडियो देख रहे हो तो फिर वही गलती क्यों करोगे, राइट। तो एक होता है सक्सेस फॉर्मूला। अभी सक्सेस फॉर्मूला में एक चीज़ ढंग से करने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कोई सब्जी बना रहे हो, आलू की सब्जी है, अभी सिर्फ आलू ढंग से डल गया तो बाकी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है क्या? नमक ज़्यादा डाल दो, नमक डालो ही ना, तो भी आलू अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा ना। बिजनेस भी ऐसा ही है, सारी चीज़ें सही मात्रा में बिजनेस में जाना चाहिए, अगर नहीं गए तो फिर बिजनेस खराब हो सकती है। पहली मेन इंग्रेडिएंट कौन सी है? प्रोडक्ट, जो मेरी आलू है, राइट। जीरा हो गया, नमक हो गया, बाकी हज़ारों चीज़ें डलती है, जब वो डलेगी तो सही मात्रा में डलनी चाहिए। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रेजेंस। अगर आपका ब्रांडिंग नहीं है तो भरोसा नहीं आएगा, अगर कम से कम लोगों का अटेंशन नहीं आएगा, जब अटेंशन नहीं आएगा तो बायर आपको कंसिडर नहीं करेगा। अगर कंसिस्टेंट अगर आपने आउटरीच नहीं किया तो बायर का भरोसा भी नहीं आएगा, ना वो दिखा पाएगा, ना वो के साथ मीटिंग करेगा। अगर ना मीटिंग है, ना अप्रोच है, ना आउटरीच है, ना कुछ है, तो फिर कहाँ से बिजनेस बनेगा? तो बिजनेस तो कुछ भी नहीं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप बिल्कुल मार खा जाओगे, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम 5 साल के लिए प्रॉपरली आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, वरना फिर आप फंस सकते हो। जो भी डॉक्यूमेंट है, जिसको आपने बेचा, जहां से उसका पेमेंट आया, उसका एक्नॉलेजमेंट, कितने में कन्वर्ट हुआ, कितने में आपने ईबीआर से सेटल किया, सब कुछ चीज़ें वाया बैंक, वाया प्रॉपर सिस्टम आपको करना चाहिए। कैसे करें? एक तो सीआरएम ले लो, 5 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लो, सीआरएम की सब्सक्रिप्शन ले लो, सारी डॉक्यूमेंट जो भी है, बायर का प्रोफाइल बनाओ और प्रोफाइल में सारे चीज़ें अपलोड कर दो। उसका डॉक्यूमेंट है, उसका बीएल है, उसका पेमेंट है, उसके एक्नॉलेजमेंट है, उसकी जो भी कॉन्वर्जेशन हुई है वो सारा एक्सपोर्ट करके उसकी कॉपी बना के रख दो। कहीं पे भी कोई ज़रूरत पड़ी तो फिर उसको आप शेयर कर देना फाइल में डाल के। तो आज के टाइम में ड्राइव्स भी तो सस्ते ही मिलते हैं, उतने ज़्यादा महंगे नहीं है। 12-15 हज़ार में जी ड्राइव आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव, तो वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हो। सीआरएम ले लोगे तो बेहतर है, वरना कम से कम गूगल ड्राइव से तो चला ही सकते हो। तो फिर यहाँ पे फास्ट रिस्पॉन्स टाइम रहेगा। जितना जल्दी आपका प्राइस कोटेशन जो जाएगा ना, स्पेशली कोड जब जल्दी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं यार, मैंने तो कोटेशन 7 तारीख को मांगा था उन्होंने, मेरा अभी 21 हो गया, मैंने अभी तक भेजा ही नहीं, और वेट करो भाई, राइट। कम से कम मैं ये बोल रहा हूँ, जिस दिन उसने कोटेशन मांगा, एक्स वर्क्स जो फैक्ट्री का रेट है वो तो भेज दो, बाकी तो आपका फ्राइट फॉरवर्ड देना पड़ेगा ना। सीआईएफ हो गया, एफओबी हो गया, डीडीपी हो गया, ये सब के लिए टाइम लग सकता है। ये तो प्राइस में मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको देना चाहिए, आप तो ये भी दे सकते हो। आजकल के टाइम पे ना काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप रजिस्टर करो, आप अपने कोटेशन निकाल सकते हो इमीडिएट, वहाँ पे प्राइजेस जो है वो आपका कंफर्म्ड पेमेंट रहेगा। मगर मैं फिर ये भी बोल रहा हूँ कि चलो वो भी मत करो, क्योंकि सारे जो आपके फ्राइट फॉरवर्डर है उतना अच्छा रेट दे नहीं पाएंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं तो क्या पता उनकी प्रीमियम ज़्यादा ही प्रीमियम चले जाए, राइट। मगर डीएचएल भी तो इमीडिएट कोटेशन देता है ना, मगर इसके प्राइसेस बहुत महंगे हैं, इसके यहाँ से तो मैं पूरी कंटेनर नहीं भिजवा पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे कोई साई, लक्ष्मी, संस्कृति, किसी को कोई एक फ्राइट फॉरवर्डर को पकड़ना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई फ्राइट फॉरवर्डर को मैं पकड़ के भेजूंगा तो ये तो इमीडिएट तो देगा नहीं, वो तो थोड़ा टाइम लेके देगा, मगर फिर भी 15 दिन का तो वो एश्योर्ड देगा ना। तो उसको मैं ये बोलता हूँ, जब भी मेरा लीड आया मैं इमीडिएटली उसको भेज दिया, भाई ये लोकेशन है, ये फ्रॉम है, और ये टू है, और ये प्रोडक्ट है, और ये क्वांटिटी है। तो भाई अभी ये एचएस कोड के हिसाब से तू मुझे बता क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी और उसके साथ ही साथ क्या खर्चा लग सकता है, और ऐसे प्राइसिंग बता जो सारा इंक्लूडेड है। तो ऐसा ना बता कि कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड है, एक इंडियन रुपीज़ में भेज दिया, कुछ और चीज़ें डॉलर में भेज दिया, फिर बाद में घुमा घुमा के मेरे पास पैसे लूट रहा है। ऐसे वाली चीज़ें मत करा करो। तो ढंग से जो भी बात होती है वो सीधा सीधा बात करो, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी, फिर बाद में रेस्पॉन्स टाइम प्रॉपरली आपने दे दिया। कोटेशन उसने मांगा, इमीडिएटली आपने दे दिया। सैंपल उसने मांगा, आपने इमीडिएटली दे दिया। आपने उसको पेमेंट मांगा, उसने इमीडिएट दे दिया।
अभी ना कोटेशन आपने टाइम पे दिया, ना सैंपल आपने ढंग का भेजा, और वो भी काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा है गलत सैंपल भेजते हैं लोग। मैंने मांगा ए, वो भेजा बी। क्यों भाई, तुम वो गाड़ी वाले हो क्या कि टाटा का टॉप एंड मांगूंगा तो लोअर एंड लेके आके दिखाएगा, अगर लोअर एंड मांगूंगा टेस्ट ड्राइव के लिए तो टॉप एंड लेके आके दिखाएगा। तो ऐसे गड़बड़ियाँ मत करा करो, राइट। फिर डिलीवर क्वांटिटी ऑन टाइम। क्वालिटी और क्वांटिटी जो है ना, ये दोनों चीज़ें प्रॉपरली होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी टाइम पे रहेगा, ये रेपिटेडली मेंटेन करो, तभी भरोसा रहेगा। वरना क्या होगा कि उसको भी लगेगा 10 दिन, वो भी डिले छोड़ेगा पेमेंट, 10 दिन आप भी मटेरियल डिले छोड़ोगे, तो ये डिले में ना बिजनेस टप पड़ सकती है। थोड़ा थोड़ा देख लो। काफ़ी लोग मुंह पे बोलते नहीं है, बट होता है प्रैक्टिकली ऐसे। तो लॉन्ग टर्म का जो ट्रस्ट होता है ना, ये बिल्ड होने में बहुत टाइम लगती है। ऐसा नहीं कि कल आपने कॉल किया तो आज मेरे ऊपर भरोसा आ गया, तो फिर मैं तीसरे दिन या चौथे दिन मैं आपको ना पूरा कंटेनर का ऑर्डर दे दिया। ऐसा बहुत कम ही होता है, और इतना अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होना भी चाहिए। अगर आपने बोलने के टाइम में ढंग से नहीं बोल पाए तो फिर भी वहाँ पे भी तकलीफ हो सकती है, राइट। अभी आते हैं जेबी एक्सपर्ट्स के सर्विसेज के बारे में। अभी तो मैंने सारे ज्ञान तो दे दिया आपको, अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे जाननी है, करना है, सब कुछ। तो अभी यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको कोई भी मदद चाहिए इन डिटेल आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कहीं पे प्रोडक्ट की दिक्कत हो सकती है, कहीं पे मार्केट का हो सकता है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं पता है कि यार यहाँ पे मैंने सोचा था ऐसे करेंगे तो फिर वहाँ पे कोई गड़बड़ी हो सकता है क्या। तो कुछ भी चीज़ें आपको डाउट है, एक्सपोर्ट रेडीनेस के बारे में हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो, मार्केटिंग हो, बायर फाइंडिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, कंप्लायंसेस हो, प्राइस के बारे में हो, या बायर का रेपुटेशन के बारे में हो, कुछ भी चीज़ें हो, अगर आपको चेक करवानी है तो फिर हम करवा के दे सकते हैं। अगर आपको इनको टर्म कोटेशन, आपने जो कोटेशन प्रिपेयर किया, अगर वो कोटेशन सही है भी या नहीं, वो भी चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड किया क्या नहीं किया, ये भी अगर आपको कंसिडर करना है तो आप एक 60 मिनट्स का कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे पूरी मदद मिल जाएगी। ये किन के लिए है, एक तो बिगिनर के लिए है, एक जो कंफ्यूज्ड है कुछ चीज़ों में तो उनके लिए है, या कुछ लोग चाहते हैं कि यार सर यहाँ से आगे हम बढ़ ही नहीं रहे, हमारा यहीं पे अटक गए, तो आगे करूँ क्या। तो अगर वो चाहिए होगा तो फिर वो आप कंसल्टेशन पे बुक कर सकते हैं। ये नॉर्मली 60 मिनट्स का रहेगा, 6500 प्लस जीएसटी। तो दूसरा है 30 दिन का पूरा कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनिंग, जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा था। बारीकियाँ रहती है, अभी मैंने कुछ टूल्स बताए नहीं है। मैंने बोला ईमेल मार्केटिंग करो, कौन से टूल से करो, कैसे करो, क्या क्या चीज़ें मत करो, कैसे उनके इनबॉक्स में जाएगा, ये सब चीज़ें मैंने अभी नहीं बताया। मगर वो सब सीखना है, इन डेप्थ सीखनी है। तो उसका ये रहता है कि हर चीज़ सिर्फ ईमेल का, मैं तो एग्जांपल बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप का हो गया, ईमेल का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, कॉलिंग का हो गया, ट्रांसलेट कॉलिंग का हो गया, सारा सब कुछ मैं बता दूंगा। तो वो इस कोर्स में रहता है। तो ये रहेगा 1 to 1, मैं कोई झुंड में कोर्स नहीं पढ़ाता किसी को। जो भी रहेगा मैं और आप रहेंगे और हम दोनों ही सीखेंगे, और पूरा 30 दिन का रहेगा। और जहाँ पे भी आपको लगेगा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वहीं पे सिर्फ हम दो ही रहेंगे। आप समझ में आने तक मैं समझाता रहूँगा, आप करते जाइए। ये 30 दिन का पूरा रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको पहली शिपमेंट का पूरा एश्योर्ड सपोर्ट मिलेगा आपको थ्रू ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 30 दिन मैं तो आपके साथ बैठूंगा, दिन में 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप निकाल पाओ, मैं निकाल पाऊँ, तो उतना देके हम लोग सेट कर लेंगे। ये 99.9% ऑनलाइन रहेगा जूम में, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग रहती है। दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है मगर ऑफलाइन सीखना है, तो जितने दिन मैं बैंगलोर में हूँ या कहीं दूसरे स्टेशन में हूँ, तो वहाँ पे आके आप सीख सकते हो। बट उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, वो थोड़ा आप देख लो कि क्या फैसिलिटी कर सकते हैं। तो कंप्लीट एक्सपोर्ट की जो मैंने प्रोसेस बताया, इससे जो और थोड़ी ज़्यादा होती है वो सारा मैं आपके लिए कवर कर दूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट का, एचएस कोड का, मार्केटिंग का, बायर फाइंडिंग का, बायर हंटिंग स्ट्रैटेजीज जो रहेंगी, और आपके प्रोडक्ट के लिए और आपके बजट के लिए क्या रहेगा, कैसे करना है, सारा सब कुछ मैं करके भी बताऊंगा। फिर आप करना शुरू कर लो, और जैसे आप करोगे तो मैं देखता भी हूँ कि क्या गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो। तो फिर सप्लायर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, नेगोशिएट कैसे करोगे, और कहाँ पे आप फंस सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा के मैं निकाल देता हूँ। फिर यहाँ पे CHA, फ्राइट फॉरवर्डिंग, टेस्टिंग, प्रोसेसिंग, एक बार सैंपल भी मैं टेस्ट करवा के बता देता हूँ कि कहाँ पे सैंपल देनी है, कैसे देना होता है, क्या चीज़ें बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तो फ्रेमवर्क्स रहेगी ईमेल का, कितने सीक्वेंस में भेजना है, कितने ड्यूरेशन में भेजनी है, कितनी शेड्यूलिंग पे भेजना है,
फिर उसका रिप्लाई आ गया तो क्या रिस्पॉन्ड करनी है, उसके बीच में क्या कौन से टूल्स यूज़ करना होता है। अगर इसमें भी क्या होता है कि आप कितने लोग हो, आप अकेले काम कर रहे होगे या कोई और भी रहेगा, अगर कोई और भी है तो उसको भी लेके आओ, उसका जितना काम है उसको मैं समझा दूंगा, बाकी चीज़ आप समझ लोगे। लाइव डेमो रहेगा कि बायर को कैसे ढूंढना है, बायर को कैसे कन्विंस करना है, 2-3 कॉल मैं करके बता दूंगा, फिर आपको करने लगाऊंगा, फिर आप कहाँ गलती करोगे उसको मैं करेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे कोटेशन कोड प्रोफेशनली, जो फ्राइट फॉर्डर के साथ कोटेशन मंगवानी होती है, लॉजिस्टिक वालों से मंगवाना होता है, या कहीं कुछ और चीज़ें इंक्लूडेड होती है सप्लायर के थ्रू भी, सब चीज़ें मैं एक बार करके बता दूंगा और फिर आप करना शुरू करोगे। तो फिर यहाँ पे पहली शिपमेंट तक पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रैक्टिकल टूल्स रहेंगे, और जितने भी टूल्स मैं बताऊंगा ये कहीं पे भी आपको दिखेंगे नहीं, ना कोई ट्रेनर को पता भी होगा। जितना जो भी टूल्स हम लोग एज ए जेबी एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं, थोड़ी अगर पेटेंटेड है तो फिर अपना ही है, वरना जितने भी पब्लिक यूजेबल पोर्टल्स हैं तो थोड़ी बहुत भी सिमिलैरिटीज़ वाले वो मैं आपको रेफर कर दूंगा, वो भी यूज़ करके भी आप अपना बायर को आराम से निकाल सकते हो। तो एक 12 महीने का ट्रेनिंग है। अभी देखो कुछ लोगों को ये होता है सर मुझे ना ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मैंने बहुत जगह कर भी चुका हूँ, मुझे उतना चीज़ें समझ में नहीं आया, क्योंकि तकलीफ मुझे ना ट्रेनिंग होने के बाद होती है। तो हमारे पास 12 महीने का भी कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग है। तो आप 30 दिन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, तो लंबा चाहिए तो ठीक है, लंबा भी मिल जाएगा, 12 महीने का पूरा ट्रेनिंग है। प्राइजेस यहाँ पे 6.5 लाख है और यहाँ पे 3.5 लाख प्लस जीएसटी है। 1 साल का पूरा कंसल्टेशन, पूरा ट्रेनिंग, सिर्फ आपको नहीं आपके पार्टनर जो भी रहेंगे उनको भी रहेगा। मंथली कंसल्टेशन कॉल रहेगा, ट्रेन आपको भी रहेगा, आपके पार्टनर्स रहेंगे, आपका इंटरनल जो टीम है उनके लिए भी ट्रेनिंग रहेगी, जब भले उनकी जो भी रोल रहेगा उसके हिसाब से। फिर यहाँ पे पूरी मार्केट अपग्रेडेशंस, लाइव फॉलोअप्स रहेगा, बायर इंटरेक्शन गाइडेंस जो रहेगी वो मैं बता दूंगा। फिर पूरी आपकी जो इंटरनल एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है ना, उनको पूरा ट्रेनिंग देके उनका रेडी होके उनके साथ मैं काम करूंगा। भले ही मैं ज़्यादातर कॉल वगैरह नहीं करूंगा, बट फिर भी उनसे मैं करवा के आपका जो भी टारगेट रहेगा वहाँ तक हम लोग पहुँचा देंगे। पैकेजिंग, टेस्टिंग, इंटरनेशनल ट्रैवल इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा फीस जो होती है ना, मतलब जितने मुझे इंटरनेशनल आपके लिए ट्रैवल करना पड़े कोई डील क्लोज करने के लिए, भले ही आपकी टीम मेरे साथ चलता हो, फिर भी कुछ कॉन्वर्जेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल इंक्लूडेड है, मगर मेरी जो एक्सपेंडिचर्स होती है, जो ट्रैवल का एक्सपेंडिचर्स है वहाँ पे रहने का वगैरह, तो वो एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये उनके लिए है जो ट्रेडर्स हैं, जो अभी एक्सपोर्ट में शुरू करना चाहते हैं, कंपनीज है जो खुद अपनी एक्सपोर्ट डिवीजन शुरू करना चाहते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स है जो ग्लोबली एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये उनके लिए प्लान है, इसमें देख के आप काम शुरू कर सकते हो। सो दूसरा आता है एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड प्लान, जो 25 लाख का है 2 साल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ संभालेंगे, सेल्स, इंटरनेशनल कॉलिंग, ईमेल, लीड जनरेशन, बायर, सप्लायर, सैम्पलिंग, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम्स, और बायर का पेमेंट से लेके बायर के वेरीफाई करके आपका मटेरियल उसके तक पहुंचाने तक सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी, इंक्लूडिंग फॉलोअप, और बायर का वेरिफिकेशन भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको यहाँ पे परेशानी नहीं रहेगी, और ये सारा सब कुछ आपके ब्रांड के नाम से ही होगा। हम लोग पीछे रहेंगे, हम लोग काम करेंगे, बट एंड ऑफ द डे आपका नाम ही रहेगा, और आप ही के नाम से ही सारा टर्नओवर होगा, और आप ही के नाम से ही सारा पेमेंट आएगा। तो वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि सर ये आप करोगे ना तो आपके नाम पे आएगा क्या? नहीं, ये पूरी प्लान आपका रहेगा और आप ही के नाम से रहेगा। हम लोग सिर्फ पीछे से काम करेंगे, और किसी को आगे वाले को बोलेंगे भी नहीं कि हम लोग जेबी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। जब भी हमारी बात होती है वो आप ही के कंपनी के नाम से ही बात होता है, तो वो भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लान है, और यहाँ पे हम लोग गारंटी देते हैं 10x, मतलब जितने भी अभी हम 25 लाख चार्ज कर रहे हैं, तो 2 करोड़ 50 लाख का तो मिनिमम टर्नओवर हम करवा के देंगे। वो तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर कम से कम हम उतने का कमिटमेंट देते हैं। डेडिकेटेड एक्सपोर्ट टीम रहेगा, पूरा सिस्टम ड्रिवन रहेगा, पूरी टीम रेडी रहेगी, और पूरा आपका पूरा प्रोजेक्ट हम लोग प्रॉपरली संभाल लेंगे। और यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग माइक्रो मैनेजमेंट के लिए अलाउ नहीं करते, जो भी रहेगा प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहेगा। मगर ये है ना कि किसको फ़ोन किया, आधा घंटे में रिपोर्ट मांगो, तो ये वाली चीज़ें नहीं एंटरटेन करते हैं। तो जब भी हम लोग क्लाइंट ऑनबोर्डिंग भी करते हैं, तभी हम लोग थोड़ी चीज़ें देख के हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, राइट। तो फिर दूसरा प्लान है जब एक्सपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड है, जहाँ पे आपको किसी को पैसे देने नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो लीड्स है ना, आज के टाइम में हम सिर्फ यूट्यूब पोस्ट सेक्शन में डालते हैं। तो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हो तो आप सिर्फ अपना फैक्ट्री का प्राइस दे देना,
और जेबी एक्सपर्ट्स अपने एंड से एक्सपोर्ट करेगा। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जितना बेस्ट निकाल सकते हो उतना बेस्ट प्राइस आप कोट कर दो। अगर आपका प्राइजेस हमें पसंद आती है, क्योंकि जब हमने बोला कि ये इंक्वायरी है, काफ़ी लोग बिड करते हैं, अपने पर प्राइजेस भेजते हैं, उसमें जितने भी कोटेशन सस्ते आए हुए हैं और जो क्वालिटी गारंटी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके हम लोग टेस्टिंग भी करके देखते हैं। अगर वो ठीक लगा तो फिर हम वहाँ से प्रोक्योर कर लेते हैं। अगर आपका प्राइजेस महंगा लगा तो फिर हम ऑब्वियसली आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। तो सारा चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन सारी जो भी रहेगा वो हमारा रहेगा। यहाँ पे एक ही टर्म्स है, जो पेमेंट टर्म रहेगा वो 10 दिन के बाद आफ्टर डिस्पैच आपको मिलेगा। एडवांस पेमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी, कोई भी प्रोडक्ट हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिटी टेस्ट कर लेंगे। पोर्ट पे जो मैंने टेस्टिंग बोला था अभी, वो टेस्टिंग हम कर देंगे। अगर वहाँ पे क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आनी चाहिए। हमने जब आपको इनिशियली टेस्ट मांगा था या सैंपल आपसे मंगवाया था, अगर उसका टेस्ट रिपोर्ट और आपका टेस्ट जो फाइनल टेस्टिंग में जो फ़र्क आ जाता है तो फिर आपका पेमेंट होल्ड होगा, वरना फिर आपका पेमेंट होल्ड नहीं होगा, आपको इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ से बायर से कोई पेमेंट लेना नहीं है। जो भी पेमेंट आएगा वो जेबी एक्सपर्ट्स के थ्रू ही आएगा, आपको उसकी परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप पहली बार कर रहे हो, बहुत बड़ी रकम है, आपको बैंक गारंटी चाहिए तो भी बता देना, हम आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक का आपको बैंक गारंटी दे देंगे। तो ये रहेगा गारंटी बिजनेस थ्रू जेबी एक्सपर्ट्स रहेगा। कोई बायर का डिटेल्स आपको नहीं मिलेगा, आपके नाम से एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसफर जो ट्रांजैक्शनल बेनिफिट जो रहेगा वो आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मेन ये रहेगा कि जो लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है, छोटी है, अभी मेरे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, अभी मुझे एक्सपोर्ट करना है, मगर मेरा माल कम से कम बाहर जाए, मैं बाद में देखता हूँ कि मेरे नाम से करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरे पास बायर्स भी नहीं है। तो उस हिसाब से इतना खर्चा डाल के मैं 25 लाख 30 लाख जो भी फीस है उतना पे करके मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बट मेरे पास मटेरियल है, वो मैं अब बेच सकता हूँ एट अ बेस्ट प्राइस। तो अगर ऐसा लगता है तो आप अपने प्राइजेस बिड कर सकते हो। तो ये प्लान उनके लिए, बिना कोई खर्चा आप शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे इतने सारे प्लान हैं। तो अगर आपको लगता है पूरा डेडिकेटेडली आपको एक एक्सपोर्ट डिवीजन चाहिए तो 25 लाख में वो हो जाएगा। नहीं सर मुझे 1 साल के लिए पूरा सपोर्ट चाहिए तो 6.5 लाख में वो हो जाएगा। नहीं सर 30 दिन में मुझे पूरा सीखना है तो 3.5 लाख में वो हो जाएगा। सर मुझे ना एक टाइम का कंसल्टेशन चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पूछना, थोड़ा बहुत ही है, तो 60 मिनट्स में मेरा काम हो जाएगा, तो 6,500 में वो हो जाएगा। तो सारे वैरायटी के लिए हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। जो भी आपको सूट होता है वो ले लो, काम शुरू करो। अगर कोई और चीज़ें, अगर देखो इसमें क्या होता है ना, सारा सब कुछ चीज़ें हम लोग फ्री में नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हमारी भी कंपनी है, हमारे भी खर्चे हैं, बट फ्री में जो है वो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पे जाके आप अपना सवाल पूछ सकते हो, फ्री में हम रिप्लाई कर देंगे। अगर उसके अलावा आपको लगता है कि मेरे कंसल्टेशन चाहिए तो 1 घंटे का ले लो, या कोई कोर्स वगैरह जो भी है वो चाहिए तो वो आप लेके काम करना शुरू कर सकते हो। और इसकी कंपैरिजन कहीं पे भी नहीं हो सकती है, जस्ट बिकॉज जो कंटेंट मैंने अभी, नॉलेज जितने भी मैंने शेयर किया है ना, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया, तो इतनी नॉलेज भी लोग ना 7-8 हज़ार लेके सिखाते हैं। ये बेसिक नॉलेज है, इसके लिए भी 7-8 हज़ार तक जाता है। कुछ लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करके सिखाते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन करते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम लोग वो चीज़ फ्री में यूट्यूब में दे रहे हैं। तो अब देख लो, आपको जो लगता है, ठीक लगता है, जैसे भी लगता है, फ्री में चाहिए यूट्यूब एक ही ऑप्शन है। यूट्यूब में भी हमने मेंबरशिप शुरू किया है, वहाँ पे भी मैं लाइव रहूँगा। अगर वो भी चाहिए होगा तो यूट्यूब में भी आप मेंबरशिप ले सकते हो, उसका भी प्लान मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। वरना फिर हमारे पेड प्लान्स में एश्योर्ड जो भी रिटर्न्स रहेगा वो आपको मिल सकता है। तो ये प्लान लेके आप आगे काम कर सकते हो। बिल्कुल सबके लिए भी ऑप्शंस है, उसमें देख लो जो आपको सुटेबल लगता है वो लेके आप काम करना शुरू कर सकते हो। अगर किसी को जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी यूज़ किया है जो भी एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, तो अगर वो डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड करना है तो वो आके यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो। ये सेक्शन में आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पूरा माइंड मैप रहेगा, तो वो आप डाउनलोड करके उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आपको ना यूट्यूब पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना है तो यहाँ पे जितने भी आप जेबी एक्सपर्ट्स आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको फ्री में हिंदी वाली जो सेक्शन है, तो फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, ये आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आप पूरा यहाँ पे पूरी वीडियो यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो पूरा आप देख लेना, राइट। तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं ना, प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेके कुछ प्रोडक्ट्स की एडवाइस भी मैंने दी हुई है, और बाकी सारी चीज़ों के बारे में अलग अलग सी वीडियोस बने हुए हैं,
वो थोड़े आप देख लीजिए, तो आपको वहाँ पे भी नॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा पॉडकास्ट भी मेरी रहती है, तो काफ़ी टाइम पे मैं बिज़ी हूँ तो पॉडकास्ट नहीं हो पाया, बट वो भी देख लीजिए। अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही साइन इन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएगा। तो वहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे मेरी लाइव जो रहता हूँ, तो वहाँ पे जो भी आपके सवाल है वो भी मैं आंसर करता हूँ, वो भी आप ले सकते हो। और कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी जैसे भी आपको लगे कि सर यहाँ पे मेरी डाउट है या कुछ और चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं ये कम्प्लीटली फ्री रहेगा यूट्यूब का, तो वहाँ पे आपको मदद मिल जाएगी। उसके अलावा हमारी ऑफिस बैंगलोर में है, जहाँ पे भी आपको कुछ मदद चाहिए होगा तो प्लीज़ आप अपडेट करिए, और आपको वहाँ पे डिटेल्स में मैं मदद कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन है और थोड़ी मुझे मदद चाहिए, तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, या फिर कोई भी प्लान ऑलरेडी मैंने जो डिस्कस किया हुआ है वो प्लान का डिटेल्स भी ये डॉक्यूमेंट में आपको मिल जाएगा, वो भी आप कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं। अभी फिलहाल डिस्काउंट चलते होंगे, तो प्लीज़ एक बार चेक करके टीम से एक बार बात कर लीजिए, तो वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट्स वगैरह कुछ अवेलेबल है तो वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।